जय हिंद साथियों, पायनियर फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी टी शर्ट पर बड़े अक्षरों में वर्क लिखा हुआ है, तो आज का हमारा जो ये वीडियो है वो इसी वर्क नामी एक चैरिटेबल ट्रस्ट के उस आत्मनिर्भर ग्राम अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किसान साथियों को कृषि के गैर पारंपरिक तरीकों का प्रशिक्षण देना है और पारस्परिक सहयोग की संस्कृति को विकसित करके एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो न केवल आत्मनिर्भर हो बल्कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की राह में एक मील का पत्थर भी सिद्ध हो सके। तो इसी क्रम में सबसे पहले वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट का परिचय जरूरी हो जाता है। वर्क संस्था जो है ये विभिन्न सामाजिक मोर्चों पर अपनी सेवाएं लगभग संपूर्ण भारत और विदेशों में निःशुल्क प्रदान करती है। कोई पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। देश के 200 से अधिक जिलों में वर्क जनता रसोई, जी हाँ, वर्क जनता रसोई निःशुल्क भोजन का वितरण करती आ रही है और साथ ही कश्मीर के बालटाल समेत देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का निरंतर आयोजन करती है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्क, निर्धन और वंचित समाज के छात्रों को पढ़ने लिखने की सामग्री के निःशुल्क वितरण के द्वारा प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। तो आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसान भाइयों, आप लोगों को मृदा की जांच और जैविक खेती जैसे विषयों के बारे में जागरूक करना और औषधीय एवं सगंध पौधों के व्यवसायिक उत्पादन द्वारा जहां एक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही भारतवर्ष को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है। ये बेसिक हमारा जो है वो ये है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए आज चलते हैं अब आपको लेकर के कार्यक्रम। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका, चूंकि आप जो देख रहे हैं मेरे शर्ट पे वर्क का लगा हुआ है और हम लोग आपके यहाँ पहले भी आते रहे हैं 3-4 बार, और ये सबको मालूम है कि आज जो है हम लोग किस लिए जमा हुए हैं यहाँ पर। तो इसलिए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने थोड़ा समय निकाला इस काम के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है और आप ईश्वर के महाभक्त और मानवता के एक महासेवक और महा सुधारक के रूप में आपने जो है कार्य किया और आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले, और यही इसीलिए हमने आज इस दिन का चुनाव किया जन्माष्टमी का, कि यहाँ पे सब लोग मिलेंगे भी, और इससे अच्छा दिन हम लोगों का इस अभियान के लिए कोई नहीं हो सकता था। तो इसके लिए हमने जो नाम दिया है अपना, इसका एक कृषि जागरूकता अभियान कह लीजिए या कृषि जागरूकता मंच कह लीजिए। और जो हम लोगों का जमा होने का यहाँ मकसद है वो सिर्फ यही है कि जो परंपरागत खेतियां हम अभी तक करते आ रहे हैं उसमें, उसकी वजह से बहुत से लोग, तो अब किसानों ने खेती छोड़ना शुरू कर दिया है। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि आपके यहाँ गांव में जानवरों की समस्या है, या बहुत सारे जानवरों के साथ साथ बीमारियां लग जाती हैं फसलों में, चाहे वो सब्जी कर रहे हैं या अन्न कर रहे हैं, धान गेहूं कर रहे हैं या सोयाबीन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और या फिर उसमें बीमारी लगती है, कीड़ा लगता है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी पानी ज़्यादा बरस गया, कभी सूखा पड़ गया, सिंचाई के पूरे साधन उपलब्ध नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों जो परंपरागत खेती में हमारी समस्याएं आ रही हैं परंपरागत खेती के अंदर, उसको हम या तो दूर करें या फिर कुछ उसके अंदर बदलाव करें कि हमारा उससे कुछ फ़ायदा शुरू हो। आज आप देख रहे हैं कि शहरों से लोग ज़मीनें खरीद के गाँवों में आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, और गाँव के लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। उनका कहना है कि खेती में कुछ रखा नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के अंदर इस भारत का जो किसान है वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। और जब वो ये कहने लगे कि अब खेती में कुछ नहीं रखा है, तो फिर मेरे ख्याल से हमारे देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मेरी शर्ट पे लिखा हुआ है कि सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। तो भारत को विश्व गुरु बनाने में जितनी बड़ी भूमिका किसान की हो सकती है, देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसान का है, सबसे बड़ा योगदान किसान का है। और किसान ही जब हिम्मत हारने लगे तो फिर चिंता का विषय है। तो विश्व गुरु तो हम बनाना सोच रहे हैं, लेकिन हम सबसे जो मूल, जो रीढ़ की हड्डी है, जब वही हमारी मजबूत नहीं होगी तो हम कैसे विश्व गुरु बनाएंगे अपने देश को। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि वर्क संस्था की ओर से कि किसानों को साथ में सुदृढ़ करना। ये संस्था किसानों के लिए भी काम करती है, बहुत सारे काम करते हैं, आप लोग मालूम है, हम लोग आपको बता चुके हैं पहले, कोई नई बात नहीं है, तो उस पर नहीं जाएंगे। तो आज जो चर्चा का हमारा मूल विषय रहेगा वो ये रहेगा
2-3 विषयों पे हम बात करेंगे, जैसे कि हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, जो समस्याएं हैं। मिट्टी की जांच के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं होने वाला है। हमारा आना जाना आपके साथ लगा रहेगा। एक शुरुआत हो जाए, एक हम लोग एक इनिशिएटिव ले लें यहाँ पर कि हाँ अब हमें कुछ शुरू करना है, आपको हमारी बात समझ में आ जाए या हम आपको अपनी बात समझा पाएँ। तो उसके लिए हम आज जो बात करेंगे 2-3 बस विषयों पे करेंगे, जिसमें कि हमारा छोटा सा एक विषय रहेगा मिट्टी की जांच को लेकर के, क्योंकि ये खेती की रीढ़ की हड्डी है मिट्टी, क्योंकि सारी फसलें आपको मिट्टी में लगानी है। दूसरा हमारा विषय रहेगा सिंचाई, हमारे पास साधन किस तरह के हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं उसके लिए। तीसरा जो आज की डेट में सरकार भी उसमें बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, जैविक कृषि, जैविक खेती, जो हमारे बहुत सारे किसान भाई अभी से उससे अनभिज्ञ हैं, नहीं मालूम है कैसे करनी है। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उसके रास्ते बता रहे हैं लोग, लेकिन उसमें रास्ता बताने वालों में शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं सही से बता पाते हैं, या वो यूट्यूबर हैं, वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको जैविक खेती और उसके मूल्यों के ऊपर और उसके सही तरीके के ऊपर डालूं। और मेन जो हमारा आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती, यानी परंपरागत फसलों को छोड़कर नहीं, मतलब हम परंपरागत फसलों को, धान गेहूं को छोड़ नहीं सकते, सब्जी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें खाना है, लेकिन हम कुछ हिस्सा उसको कम करके अपने जीवन यापन के स्तर को बढ़ाने के लिए औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती की तरफ जा सकते हैं। औषधीय और सगंध पौधों को अगर अंग्रेजी में कहें तो औषधीय यानी मेडिसिनल प्लांट्स, और सगंध पौधा यानी एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स या औषधीय पौधे वो पौधे जिनकी वजह से आप जो घरों में आपके दवाइयाँ आ रही हैं, जितनी भी दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, आयुर्वेद की कंपनीज हैं, यूनानी दवाइयों की कंपनीज हैं, वो सारे जो हैं इसके मूल उत्पाद खरीदती हैं। जड़ी बूटियाँ जो तैयार होती हैं इन्हीं फसलों के उत्पादों से तैयार होती हैं। इसी तरह से जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एरोमेटिक प्लांट्स में यानी सगंध पौधों में जो आपका घरों में आप इत्र यूज़ करते हैं, जो परफ्यूम लगाते हैं, घरों में आप जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपकी जिस चीज़ में से खुशबू आ रही है आपके घर के इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में, उन सब में सगंध पौधों के उत्पादों का, उनके तेलों का इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों की खेती की जाती है। उन चीज़ों की खेती के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और उसके व्यावसायिक उत्पादन से हम अपने स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने गाँव का कैसे विकास कर सकते हैं, अपनी खेती के अंदर अपने लाभ को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हम आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में थोड़े बहुत हम लोग सवाल जवाब रखेंगे। अगर आपको वो बात समझ में आती है या मन में कोई भाव पैदा होता है, कोई सवाल पैदा होता है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे मिट्टी की जांच। मैंने जैसे कहा कि सारी फसलों को आपको मिट्टी में उगाना है, लेकिन ये सबसे बड़ा एक कह लीजिए कि मिसकॉन्सेप्शन है कि हम सुविधाएं भी नहीं हैं हमारे पास में, ये भी बात हो रही है, और जो हैं उसको हम इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं। हम खेत में धान उगा रहे हैं, हम खेत में गेहूं उगा रहे हैं और दूसरी दलहनी फसलें कर रहे हैं या सब्जियां कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हमको खाद कितना डालना चाहिए, हमारी ज़मीन की कितनी उर्वरा शक्ति है और उर्वरकों की कितनी मात्रा हम डालें। ये नहीं मालूम होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। खरपतवार की समस्या, कीड़ा और बीमारी की समस्या, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं छोटे तौर पे कि अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आपको मालूम है कि उसकी भूख 2 रोटी की है, और अगर आप उसको 4 रोटी खिलाएंगे कि मेरा बच्चा जल्दी जवान हो जाएगा और जल्दी हष्ट पुष्ट हो जाएगा, तो क्या आप बताइए आप में से कोई कि ये अच्छा है क्या? भूख उसकी 2 रोटी की है और खिला आप उसको 4 रोटी रहे हैं, तो क्या होगा? उसका हाजमा खराब होगा ना, उसको उल्टी भी लग सकती है, दस्त भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी तबीयत खराब होगी, वो स्वस्थ नहीं रहेगा। जितनी भूख है, और इवन शास्त्र हमारे कहते हैं कि भूख से थोड़ा कम ही खाओ, पेट के अंदर थोड़ा रखो। यही चीज हम अपनी खेतियों में कर रहे हैं। जो भी हम यूरिया डाल रहे हैं या डीएपी डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, या जो भी और दूसरे जिंक डाल रहे हैं, कॉपर डाल रहे हैं, ये हम जो फसल की जरूरत है उससे कहीं अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब कहीं अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अगर ऐसा हो कि बच्चे की भूख तो है 2 रोटी की और हम उसको खिला रहे हैं 1 रोटी, बहुत खाता है, तो फिर वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो यानी कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की भूख है कितनी। वो कैसे पता करेंगे? या तो बच्चे से पूछेंगे, या किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि हमें क्या इसका एक न्यूट्रिशन चार्ट बने, उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे कि इसके ब्लड में किन किन चीज़ों की कमी है, किन किन चीज़ों की ज्यादती है। जिन चीज़ों की कमी है वो खाने खिलाएंगे जिससे उसको पोषण को दूर किया जा सके, या जिन चीज़ों की अधिकता है वो खाने कम खिलाएंगे जिसमें जो एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, जो तत्व ज़्यादा हैं, उनको हम थोड़ा सा बैलेंस कर सकें। तो यानी कि कुछ ना कुछ आप उसका रास्ता निकालेंगे। यही चीज़ हमारी, देखिए जीवन का नियम
चाहे वो जानवरों के लिए हो, चाहे इंसानों के लिए हो, चाहे पेड़ पौधों के लिए हो, वो एक ही है। तो जब हम पौधों के ऊपर आते हैं, खेती के ऊपर आते हैं, तो फिर मिट्टी की जांच हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। मिट्टी की जांच से हमें पता चलता है कि हमारी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटाश कितना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जितने भी हमारे जो कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी पौधे को बहुत ज़रूरत होती है क्वालिटी के लिए, लेकिन कम मात्रा में ज़रूरत होती है, उनके बारे में पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में कितने हैं। तो जब हम ये मालूम चल जाएगा कि ये हमारे ज़मीन के अंदर इतना है, और फसल की ज़रूरत हमको मालूम है कि धान के अंदर कितना नाइट्रोजन चाहिए। सरकारें भी राज्य स्तर पर ऐलान करती हैं, रिपोर्ट्स बनाती हैं कि उत्तर प्रदेश में धान को 120 से लेकर के 180 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के रेट से चाहिए, फास्फोरस आपको 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रेट से चाहिए, पोटाश आपको 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रेट से चाहिए। तो ये हमें मालूम है कि ज़रूरत हमारी इतनी है, और मिट्टी की जांच से हमें पता चल जाता है कि ये ज़रूरत मिट्टी से कितनी पूरी हो रही है। तो अगर मिट्टी से पूरी हो रही है तो फिर हमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। जो खाद हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो कर क्या रही है, फिर हमारा वो कर ये रही है कि हमारे फसल की पैदा होने के समय को डिले कर रही है, मैच्योरिटी को डिले कर रही है। जो पौधा के फसल के तैयार होने का समय होता है वो आगे बढ़ता है। वो ये कर रही है कि हमारे ज़मीन के अंदर जब आप यूरिया डालते हैं, देखते होंगे घास बड़ी तेजी से भागती है। खरपतवार जो होते हैं उनके अंदर पोषक तत्वों को इस्तेमाल करके बढ़ने की क्षमता फसल से ज़्यादा होती है। फसल पीछे लग गई, खरपतवार भाग रहा है, फिर आप खरपतवार नियंत्रण के लिए केमिकल डाल रहे हैं, उसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं। बीमारी और कीड़ा उन फसलों में ज़्यादा लगते हैं जिसमें नाइट्रोजन के उर्वरक ज़्यादा डाले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यूरिया और डीएपी का आप लोग करते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने पहले भी बताता हूँ लोगों को। मैंने यहाँ पर बाराबंकी ज़िले में ये जो सुल्तानपुर रोड है, वहाँ पर, उधर भी बाराबंकी ज़िला लगता है ना, तो वहाँ पर बाराबंकी ज़िले में मैंने एक फार्म विजिट किया 10 एकड़ का। ये करीबन 2021 के आसपास की बात है, और गांव का नाम है नौराता मऊ। एक गांव इधर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में लगता है कानपुर रोड पे, हुलास खेड़ा। मतलब दोनों गांवों के बीच की दूरी कम से कम अधिक से अधिक होगी 40-50 किलोमीटर। एक कानपुर रोड पे है, एक सुल्तानपुर रोड पे है। वहां पर उन्होंने हमको बुलाया, क्योंकि मैं अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूं, किसानों को लोग बुलाते हैं हमको। तो वहां पर, क्योंकि मैं खुद कृषि वैज्ञानिक हूं, और कृषि वैज्ञानिक में मैं सबसे पहले मृदा वैज्ञानिक हूं। मेरा जो रिसर्च है वो मिट्टी के ऊपर ही है। मैंने जो पीएचडी किया है वो सॉइल साइंस में, मृदा विज्ञान में किया है। तो मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूं तो सबसे पहले मिट्टी की जांच जरूर कराता हूं। तो वहां पर मैंने उनकी खुद मिट्टी की जांच की, मैं खुद ही करता हूं। तो वो मिट्टी की जांच जब की दोनों जगह पर, तो मुझे जो बात बतानी है उसमें जो एक तत्व की बात करूंगा वो है फास्फोरस। पौधों के लिए, फसलों के लिए बहुत जरूरी है, सभी फसलों में जरूरी है। नाइट्रोजन के बाद में सबसे जरूरी जो आपका पोषक तत्व है, जो उर्वरक है, वो पड़ता है आपको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। डालते हैं वो डीएपी में होता है, आपका डाइमोनियम फास्फेट। अधिकतर लोग अपनी सभी फसलों में डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, या सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी फास्फोरस का सोर्स है। तो एक जगह खेत में मुझे मिला फास्फोरस नौराता मऊ में करीबन 61 या 62 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी के अंदर, और दूसरी जगह हुलास खेड़ा में मिला मुझे करीबन 5 या 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिल्कुल उल्टा। मिट्टी के अंदर जो रेंज होती है फास्फोरस की, वो होती है 10 किलोग्राम से लेकर के 32 किलोग्राम तक। यानी कि अगर 10 से कम नहीं होना चाहिए, और 32 से अगर अधिक है, नहीं, डाया जो है वो फास्फोरस का सोर्स है। फास्फोरस एक पोषक तत्व है, और वो डाया से, यानी डीएपी, जिसे डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं आप, डीएपी, उसके अंदर फास्फोरस भी होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। उसके अंदर आपको 46% फास्फोरस मिलता है, 18% नाइट्रोजन मिलता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया डालते हैं जिसमें आपके 46% नाइट्रोजन होती है, इसी तरह से सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी, वो भी एक फास्फोरस का सोर्स है। बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादातर डाया और एसएसपी यूज होता है। तो जमीन मिट्टी के अंदर 10 से 32 किलोग्राम की रेंज है। 10 से कम है तो फास्फोरस कम है, यानी कि डालने की आवश्यकता है। 32 से अधिक है तो डालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है। अब एक जगह है 61-62 नौराता मऊ में। 61-62 का मतलब यह है कि इतना ज्यादा है कि डबल के, मतलब 32 से करीबन डबल जा रहा है। यानी कि अगर वहां की मिट्टी उठा के ला करके अगर हम हुलास खेड़ा में डाल देते तो वो फास्फोरस का काम कर जाती। एक बात कह रहा हूं। और एक जगह कितना है हुलास खेड़ा में? 5 और 6 किलोग्राम, यानी कि 10 का भी आधा। और हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि दोनों जगह धान और गेहूं की खेती हो रही थी। दोनों जगह 10-10 एकड़ के फार्म का टेस्ट किया था मैंने। दोनों ही जगह धान में और गेहूं में, दोनों फसलों में, पूरे 10 एकड़ में हर फसल के अंदर 1 कट्टा डीएपी का जरूर डाला जा रहा था। तो जहां पर 5-6 किलोग्राम था, वहां पर 1 कट्टा डीएपी काफी नहीं था।
वो कम पड़ रहा था, वहां पे भूख ज्यादा थी फसल की, मिट्टी में कम था और दे भी हम कम रहे हैं। एक जगह 61-62 है, वहां पे डीएपी डाला जा रहा है, जबकि वहां पर डीएपी डालने की, डाया डालने की जरूरत नहीं है। 1400-1500 रुपए का कट्टा आता है। एक फसल में आपने 10 एकड़ में डाला, कितने का हो गया? 1500 रुपए भी अगर मान लीजिए डीएपी की कीमत, तो एक कट्टा 1 एकड़ में अगर आप डाल रहे हैं तो 15,000 रुपए का कट्टा आपका धान में पड़ गया, और 15,000 रुपए का कट्टा आपका कितने में पड़ गया? गेहूं में। यानी कि हर साल आप 30,000 रुपए का बिना जरूरत के खर्च कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? फसल को फायदे की जगह नुकसान पहुंच रहा है, उसमें कीड़ा ज्यादा लग रहा है, उसमें बीमारी ज्यादा लग रही है, उसके लिए फिर और खर्चा कर रहे हैं आप लोग। जहां पर 5-6 किलोग्राम है वहां पर आप भी एक कट्टा ही डाल रहे हैं, वहां पर ज्यादा डालने की जरूरत है। अब ज्यादा डालने के लिए फिर ये होगा कि आपको डीएपी खरीदना पड़ेगा और ज्यादा, फिर और खर्चा बढ़ जाना है, 30 की जगह 60,000। तो उसके उपाय हैं कि हम फास्फोरस की पूर्ति जरूरी नहीं है कि सिर्फ डाया से करें, उसके बहुत सारे उपाय हैं। जैसे अभी हम जैविक खेती की बात करेंगे, एक आता है आपका फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है मिट्टी के अंदर, वो क्या काम करता है? जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस जो फिक्स रहता है, जो कि पौधों को नहीं मिल पाता है, वो बैक्टीरिया उस फास्फोरस को फिक्स के मुकाबले में उसको प्लांट्स को, मतलब पौधों को अवेलेबल कराता है, यानी कि उपलब्ध कराता है। वो फिक्स को उपलब्ध मात्रा में बदलता है, और वो बहुत सस्ता है। 100-200 रुपए का एक छोटा सा 1 किलो का पैकेट आता है, खेती में सिंचाई के साथ डलवा दीजिए आप। 1500 रुपए का काम आपका 100-200 रुपए में हो सकता है पीएसबी के एक पैकेट से, बट जानकारी नहीं। ये यहां पर आज बैठने का मतलब इन्हीं सब बातों पर चर्चा करना है। तो मिट्टी की जांच हमारे लिए इस आपको उदाहरण से ये समझ में आया कि मिट्टी की जांच हमारे लिए कितनी जरूरी है। अब बात आती है मिट्टी की जांच हम कहां कराएं? हमारे तो गांव में आसपास कहीं है नहीं। तो देखिए, जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू करते हैं, जागरूक होते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा चीजों को तलाशते हैं, कोशिश करते हैं, मालूमात करते हैं। हम तो आपके पास स्वयं चल के आए, अगर आप कल को पूछेंगे तो हम आपको रास्ते बता देंगे, मिट्टी की जांच भी करा देंगे और सही वाली कराएंगे। सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं, लैब्स हैं। ये अलग बात है कि उन लैब्स में शायद कई बार हमें नतीजे अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से किसानों का उस पर विश्वास नहीं है, या किसानों के पास आज तक मिट्टी की जांच के लिए बहुत अच्छी तरह से बताने वाले या जागरूक करने वाले लोग आए नहीं, या हम लोगों ने खुद भी कोशिश नहीं की। समझ रहे ना? आज एक भारत कृषि प्रधान देश है। मैंने एक आंकड़ा दिया था, सरकारी आंकड़े हैं, मैं इसको अगर अपने YouTube पे डालूंगा तो मैं उसमें वो आंकड़े दिखा दूंगा। भारत में 1987-88 के बाद से लेके और करीबन 2008 के बीच में, 30 सालों के अंदर 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। इस कृषि प्रधान देश कहते हैं, उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण क्या है? कि सरकार जो लोन देती है, वो लोन को हम, खेती से नुकसान होते हैं और उन लोन को चुका नहीं पाते हैं। मेरा कहना यह है, हम क्यों लें लोन, क्यों कर्ज लें? हम अपना ज्ञान क्यों नहीं बढ़ा लें? हम ऐसी चीजों की खोज क्यों नहीं कर लें कि जितना हमारे पास है, हमारी जमीन पे, उतने खर्च में ही हम बहुत अच्छी फसल कर सकते हैं? क्यों हम कर्जे में लेके जाते हैं अपने आप को लेकर कि कर्जा चुकाना पड़े? फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है। हम जो, अगर आप धान या गेहूं या जो भी कर रहे हैं, धान फसल में नुकसान हो रहा है, तो ऐसी फसलों का चुनाव करें जिसमें नुकसान ना हो। ऐसी फसलों का चुनाव करें जो आपकी जमीन के मुताबिक हो। ऐसी फसलों का चुनाव करें जिसमें बीमारी, कीड़ा और पानी और बाढ़ और सूखे की समस्या कम हो, जानवरों की समस्या कम हो। तो वो अगर हम करते हैं तो फिर हम जो है हमें लोन लेने की, कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं है। या फिर अगर हम ले भी रहे हैं तो उसमें फसलों में रिस्क कम है, हम उसको वो कर सकते हैं। तो खैर, मैं अभी मिट्टी की बात पे वापस आ रहा था। तो मिट्टी की बात आप लोगों की समझ में आएगी। मिट्टी की जांच, मैं बहुत लंबा उसको मिट्टी की जांच पे जाना नहीं चाह रहा हूं। तो मिट्टी की जांच हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप अभी जो भी खेतियां कर रहे हैं, अगर उन खेतियों को बदलना नहीं भी चाहते हैं तो प्लीज अपनी मिट्टी की जांच के बारे में सोचना शुरू कीजिए। अपनी धरती माँ की भूख कितनी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम उसको क्या ज्यादा खिला रहे हैं या कम खिला रहे हैं। और ज्यादा खिला रहे हैं तो उसकी तबीयत खराब हो रही है, कम खिला रहे हैं तो वो कुपोषण का शिकार हो रही है। ले तो हम उससे सब कुछ रहे हैं, लेकिन दे उसको क्या रहे हैं? इतना भी जानने का, हमारे बच्चे की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो आप भागते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि कोई भी टेस्ट डॉक्टर लिख देता है महंगे से महंगा, तो हम उसको पैसा खर्च कर कराते हैं। लेकिन जो धरती माँ है उसको हम माँ, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो हम उसके साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये देखना है। दूसरी चीज, जैसे मैंने बात की थी सिंचाई के बारे में, कुछ साधन सिंचाई के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी एक फ्लड मेथड हम जो कहते हैं कि आपने बोरिंग है या चैनल बना के पानी लगाया और फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो भी फसलें हैं, उन फसलों में आज जो भी आप परंपरागत तरीके से सिंचाई कर रहे हैं, वो सिंचाई करने में आपका 80% पानी वेस्ट हो जाता है, बर्बाद होता है।
फसल को उसके सिर्फ 20% का ही उपयोग करना है। अब उस 80% को पानी को लगाने में आपका पानी भी खर्च हुआ, आपका ईंधन भी ज्यादा खर्च हुआ, आपका समय भी खर्च हुआ, आपकी लेबर और एनर्जी सब कुछ ज्यादा लगा। और उसका एक नतीजा और ये आता है कि उस तरह से पानी लगाने पे, वो बारिश की तरह तो पानी है नहीं कि वर्षा हुई पूरे बराबर से सारे खेत को पानी मिला। जहां से पानी खेत में घुस रहा है वहां की जमीन पहले जल्दी तृप्त हो जाएगी। जहां पर बाद में पानी पहुंचेगा तो आप उसको बंद कर देंगे पानी वहां से उतरना भी शुरू हो जाएगा। तो वहां की जमीन उतनी तृप्त नहीं हो जितनी पहले की तृप्त हो चुकी है। तो क्या होगा, खेती ऊंची नीची होगी, आपकी जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा असंतुलित होगी, कहीं पर पोषक तत्व ज्यादा रहेंगे, कहीं पर कम रहेंगे, तो आपकी फिर पैदावार पे उसका फर्क पड़ेगा। अंग्रेजी में से कहते हैं फर्टिलिटी ग्रेडियंट, पूरे खेत में पैदावार एक जैसी नहीं आ रही है। बहुत सारी जगहों पे समस्या नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। उसका कारण ये सिर्फ सिंचाई का है। आज हमारे पास में ड्रिप इरिगेशन का आपने नाम सुना होगा, जो टपक विधि से जो सिंचाई की जाती है, माइक्रो स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। आजकल रेन गन आ गई हैं, 4-4, 5-5 हजार रुपए में रेन गन मिलती है, सरकार उस पर सब्सिडीज दे रही है। आपको आपकी पॉकेट पर शायद 2-3 हजार रुपए का खर्चा आएगा। एक रेन गन आपने एक जगह पे आप उसको लगाइए, पानी लगा के घर पे उठा के ले जाइए, कंधे पे डाल के, हल्की सी होती है। 1 एकड़ का खेत आप एक रेन गन से जितना देर आप चाहें उतनी देर में सींच दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट। उसके अंदर जो बूंदों की मोटाई, बूंदों की मात्रा, वो सब आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपको हल्की बारिश चाहिए फसल के हिसाब से, फुहार चाहिए तो उससे फुहार आप डालेंगे। आपको बहुत भारी वर्षा जैसे होती है, तगड़ी बारिश चाहिए धान के खेत के लिए, पानी को लबालब भरना है, वो आपको कर देगी, लेकिन बचत होगी। पूरे खेत में समान रूप से पानी लगेगा। आपका जो उत्पाद है, उसका जो उत्पादन है, वो हो सकता है 10 से और 30% तक बढ़ भी जाए। 30% तो खैर ज्यादा हो जाता है, हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन 5-10% तक की बढ़ोतरी अक्सर देखी गई है कि सिंचाई के जो भी आज के आपके मॉडर्न उपकरण हैं उनसे करते हैं। तो या टपक विधि से आप कर रहे हैं, जहां पर आप पौधों को थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाते हैं। कुछ पौधे, धान तो आप करीब करीब लगा रहे हैं, लेकिन सब्जियां हैं या और कोई जैसे ऐसे पौधे लगाते हैं जिनको आप एक 2 फीट बाई 2 फीट पे, 1 फीट बाई 1 फीट पे, लाइन टू लाइन, पौधे से पौधे की एक निश्चित दूरी करते हैं। तो वहां पर एक लंबी लंबी लाइन डाल दी जाती है और हर पौधे की जड़ के पास में पौधा वो लगता रहता है, पानी लगता रहता है। माइक्रो स्प्रिंकलर इस्तेमाल करते हैं। आजकल एक हीरा रेन पाइप का नाम सुना होगा आपने, रेन पाइप आ रहे हैं। वो लंबा सा रेन पाइप डाल दिया आपने, उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे पानी जब चलता है उस पाइप पे तो दोनों तरफ एक स्प्रिंकलर का फुहारा फैलता है। 15 फीट इधर जाता है, 15 फीट इधर जाता है, 30 फीट का खेत आपका पूरी लाइन में सिंचाई हो जाती है। सस्ता का सस्ता है, कोई खर्च नहीं है, बाकी आपके सारे खर्च बच जाते हैं। तो इस तरह की चीजों का आप उपयोग कर सकते हैं। सरकार उस पर सुविधाएं दे रही है, 50% से लेके 80% तक उसके ऊपर छूट है, सब्सिडी है। वो सब्सिडी लेने के लिए आपको कहीं बैंक नहीं जाना, कहीं चक्कर नहीं काटने। जो कंपनी बेचती है वो व्यवस्था कराती है। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने एरिया के जो ब्लॉक, जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर DHO होता है, उसको संपर्क करिए, या जो आपका ब्लॉक का एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसको संपर्क करिए। आप अगर वो, हो सकता है कि आप लोग जाएं पूछने तो वो आपको कहते हैं वो भाव ही नहीं दे रहे हैं, है नहीं। तो उसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अभी मैं उस पार्ट पे पहले आना था, मैं अब आ जाता हूं। तो ये सिंचाई की बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें अपने सिंचाई के तरीके को बदलने की जरूरत है। परंपरागत तरीके को छोड़ करके नए उपकरणों पे आने की जरूरत है। और ये महंगे, एक तो महंगे हैं नहीं, और अगर आपको महंगे लगते भी हैं तो फिर वो एक बार की खर्चा है, उसमें कोई चोरी चकारी का झंझट नहीं है। आप उठा के उसको घर ले जा सकते हैं, फसल आपकी बढ़ रही है, सरकार छूट दे रही है, सब कुछ है। लेकिन वो सुविधाएं लेने के लिए अगर कोई अकेला आदमी जाता है तो शायद उसको वो वहां पर इतना ध्यान ना दें, या उसको होता कोई कह देगा भगा दे, ऐसा होता नहीं है वैसे। तो आपका जो एक आज की डेट में जो हमारे जैसे जो छोटे या मंझोले किसान हैं, उनके लिए आज का एक मूल मंत्र है, और उसके ऊपर सरकार ने भी काम किया है। आप लोग जो कर सकते हैं कि एक हमसे जो सबसे बड़ी गलती हो रही है वो ये हो रही है कि हम खेती अकेले अकेले कर रहे हैं। अब मैं फिर वही विश्वगुरु वाले पे आ रहा हूं। भारत विश्वगुरु तब बनेगा जब हम लोग मिल जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, एक निश्चित उद्देश्य के लिए सब मिलकर के काम करेंगे। तो हम पहले अपनी खेती के लिए मिल जाते हैं आपस में। केरला में मैंने देखा, केरल में है, हरियाणा के जो छोटे किसान हैं वो कर चुके हैं ऐसा। आपके साउथ में, ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में ये लोग कर रहे हैं। किसान क्या कर रहे हैं, किसी के पास आधा बीघा खेत है, किसी के पास 1 बीघा खेत है, किसी के पास 1.5 बीघा खेत, वो आसपास के जो पड़ोसी किसान हैं वो सब मिलके, जिनके खेत आपस में जुड़े हुए, मिले हुए हैं, उन्होंने अपना एक समूह बना लिया।
अब वो समूह बना लिया तो वो एक 10 एकड़ के खेत का पूरा समूह बन गया, उन्होंने उसके लिए कोई उपकरण ले लिया। अब वो 10 एकड़ के खेत के अगर 20 किसान, सब आधे आधे किल के मालिक हैं मान लीजिए, वो जब किसी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो फिर आपको इग्नोर नहीं कर, अनदेखा नहीं कर पाएगा, वो डर जाएगा, भागा हुआ नाश्ता छोड़ के आएगा आपके अपने, यार इतने लोग पूरा गांव चल के आ गया मेरे पास में। आप भी मजबूत रहेंगे। खेती को अकेले करना बंद कीजिए। बड़े किसानों की बात अलग है, बड़े किसान मतलब जो पैसे वाली कंपनीज हैं, ये हैं वो, उनके पास तो सारे साधन हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास शक्ति सिर्फ एकता की है। ये तो एक पॉइंट हुआ डीएचओ वाला। आप कोई ऐसी फसल कर रहे हैं जो कि अभी आप बात करेंगे कि आपको पता है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो इन फसलों को बेचेंगे कहां ले जा करके, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक अकेला किसान आधे एकड़ के, मैंने आपको बताया, उत्तम भाई से कहा कि मैंने कहा भाई आप लेमन ग्रास लगा लो, इसमें इतना फायदा है। तैयार भी हो गए, समझ में भी आ गया, लेकिन उनको टेंशन है कि बेचेंगे कहां। डॉक्टर साहब ने अगर नहीं बिकवाई, नहीं खरीदी तो फिर मैं क्या करूंगा, आधे एकड़ का कौन लेने आएगा मेरे पास, मैं कहां जाऊंगा, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वही उत्तम भाई के साथ में 10 किसान और जुड़े हुए हैं, वो मालूम है कि 10 एकड़ के अंदर लगी हुई है, तो फिर बाजार मजबूर हो जाएगा स्वयं आपके गांव में आने के लिए। और ये हो रहा है, इसे लखनऊ में हो रहा है, इसी शाहजहांपुर में हो रहा है। आपके गांव में आके आए थे शाहजहांपुर के, पिछली बार जब आए थे तो बता के गए थे कि एक गांव के किसान, लखनऊ से व्यापारी उनके वहां पर पहुंच रहे हैं और वो अपना उत्पाद उनको बेच नहीं रहे हैं कि इससे नीचे रेट पे हम नहीं बेचेंगे। आप अपने मन मर्जी प्राइस के ऊपर अपना माल बेचेंगे, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको मिनिमम सेल प्राइस जो एमएसपी के लिए लड़ाई हो रही है, किसान लड़ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के सड़कों पर बैठे हुए, नहीं पड़ेगी। एक हो जाइए, मिल जाइए आपस में। मिलते क्यों नहीं है? मिलते नहीं है हम इसलिए कि हमारे आपस की घृणा कहीं ना कहीं आ जाती है, हमारे आपस का संघर्ष के वो मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, मैं कर लूं। दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, पड़ोसी के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो उसको भी लगेगा यार देखो मेरी इतनी परवाह करता है, तो मैं भी फिर आपके बारे में सोचूंगा, वो भी आपके बारे में सोचेगा। यहां से धारणा बनेगी, और जब सब मिलकर खेती करेंगे तो खेती की फिर कोई समस्या ऐसी है ही नहीं जिसका समाधान नहीं है। फिर एक चीज बचती है खाली, ज्ञान, कि हमें अब फिर आपको, अब जब आप आगे बढ़ना शुरू होंगे ना मिलकर के, तो फिर आपका मन भी करेगा कि यार कुछ नया होना चाहिए, कुछ नई चीज लेके आओ। ये कब तक करते रहेंगे, ये कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारे नौजवान नौकरियां छोड़ करने के लिए, दूसरों की गुलामी करने के लिए गांव में जमीन होते हुए अपनी दूसरी जगहों पे जाके काम कर रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या है? मेरे खुद के मित्र हैं, 50-50 एकड़ जमीन है, कारगिल में जाके नौकरियां कर रहे हैं। क्या जरूरत थी जाने की? 50 एकड़ जमीन पे तो लाखों करोड़ों रुपए आप पैदा कर सकते हो। तो दो चीजें, हिम्मत करनी है, जुटना है साथ में, और काम करना है। तो ये हमने मिट्टी की जांच के बारे में थोड़ा सा समझा, हम लोगों ने सिंचाई के बारे में समझा, और अब बात करते हैं थोड़ा सा जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती के बारे में आप लोगों को कुछ मालूम है, या आप लोगों को कोई खेती करता है, सुना है जैविक खेती के बारे में? क्या होती है जैविक खेती? कोई अगर कुछ थोड़ा बहुत जानते हो तो बताइए, जैविक खेती क्या होती है? हम लोग जो खेती, जी कुछ बताएंगे? नहीं है। देखिए, सरकारें बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं। अभी तक जो हम खेती करते आ रहे हैं, देश में हरित क्रांति हुई, पहले जैविक खेती ही होती थी, बैलों से खेतों की जुताई होती थी, गोबर की खाद डाल दी जाती थी। ये सब यूरिया डीएपी तो आज से 50-60 साल पहले ही आए ना, उससे पहले नहीं थे। जब देश में हरित क्रांति हुई, उत्पादन बढ़ाने की होड़ हुई, विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भारत को चलना है, तो फिर नई नई चीजें आई, नई नई हाइब्रिड क्रॉप्स आई। अब हाइब्रिड क्रॉप की भूख जो है वो देसी फसलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी, तो उनकी जो भूख थी वो पूरी नहीं हो रही थी खाली गोबर की खाद वगैरह से, है ना। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, क्या किया जाए, तो फिर वो केमिकल फर्टिलाइजर, जो रासायनिक उर्वरक हैं, वो उन पे जोर दिया गया, वो आए, उससे उत्पादन बढ़ा। तो हुआ क्या कि वो उत्पादन तो बढ़ा, हमें फायदा हुआ, हम मुख्य धारा में आ गए दुनिया के साथ में। लेकिन हमसे ये चूक हुई उसमें कि हमने वही जो मैंने अभी बात की थी कि बगैर ये सोचे कि हमारे धरती की भूख कितनी है, उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा लेने के होड़ में हम झोंकते चले जा रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास पंजाब है। पंजाब में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा यूरिया फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ, जमीन के अंदर खूब यूरिया झोंका गया। धान की 3-3 फसलें साल में ली जा रही हैं, गर्मी बरसात जाड़ा सब धान की फसलें लगाई जा रही हैं। वैज्ञानिक मना कर रहे हैं कि भाई इतना मत लो, धरती को चूस लोगे क्या पूरा, और उसमें खूब दबा करके डीएपी और यूरिया डाला जा रहा है, झोंका जा रहा है, मना करने के बावजूद। नतीजे क्या हुए? नतीजे जब हुए तब जागे। नतीजा ये हुआ कि जो
धान जो है उसमें जो नाइट्रोजन जो जमीन में हम डालते हैं, वो नाइट्रोजन जमीन के अंदर बहुत तेजी से सॉइल में, मिट्टी में और पानी में बहुत तेजी से घुलता है, भागता है, वातावरण में भी उड़ जाता है काफी। तो फसलों में जो गया उसने नुकसान ये किया कि फसलों उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उसका बहुत अधिक मात्रा नीचे जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर में चली गई। वही जमीन का ग्राउंड वाटर गांवों में जा रहा है पानी की शक्ल में, आपके टंकी के जरिए, पानी के जरिए। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत जरूरत से ज्यादा थी, नाइट्रेट बहुत ज्यादा था। धान में तो अमोनियम लगता है, तो नाइट्रेट वैसे ही नहीं लगता है, तो नाइट्रेट सारा नीचे जमीन में चला गया। नाइट्रोजन का एक आयन है, और वो जब घरों में आया तो पता चला कि अब वहां पर समस्या क्या आ रही है कि जो पैदाइशी जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं घरों में, उनको पैदाइशी कैंसर है। उनको कहा गया ब्लू बेबी। उनके रक्त में नीले धब्बे धब्बे जैसे पाए जाते थे, वो कैंसर के धब्बे थे। घर में औलाद पैदा हो रही है, खुशी का माहौल होना चाहिए ना, साथ में कैंसर लेके आ रहा है बच्चा। क्यों लेके आ रहा है? ये कारण होता है। तब जागे, मिट्टी को नुकसान पहुंचाया, पैसा कमाने की घोड़ में, और अपनी औलाद को भी खो बैठे। तब जागे, तब वहां पर जोर लगाया गया। ये सारी, ये एक उदाहरण है। ये जब अति हो गई और जब अब आदमी तृप्त हो गया, अच्छा होता क्या है कि अगर आप 2 की जगह 4 खिलाओगे तो फिर थोड़े दिनों में वो 4 ही मांगेगा, चाहे उसका विकास हो या ना हो, फिर वो 4 ही रोटी मांगेगा। जब वो 4 मांगेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी कि यार तो 4 रोटी खाता लो, तो उसको 6 भी खिलाऊंगा मैं। बढ़ रहा है ना, वजन भी बढ़ रहा है उसका। वो वजन बढ़ रहा है, उसके लिए कितना घातक है ये नहीं समझ रहे हैं। वो तो कुछ समय के बाद समझ में आता है, जब बीमारी पकड़ लेता है वो। तो 4 खिलाएंगे और 6 खिलाएंगे, यही फसल का हाल है। अभी आप डाल रहे थे 50 किलो यूरिया, थोड़े दिनों में फसल कह रही है मुझे 100 किलो चाहिए, तो 100 भी डालने, मतलब धीरे धीरे उसकी जरूरत बढ़ती जा रही है, खर्च बढ़ता जा रहा है, नुकसान भी झेल रहे हो, बीमारियां भी पकड़ रहे आ रही हैं फसल के अंदर, उसके लिए फिर केमिकल पे जा रहे हो, वो डाल रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है। सारी तबाही मचा दी हमने। और दोष किसको दिया हमने? के केमिकल फार्मिंग को, रासायनिक खेती को। अब साहब जैविक पे आ जाओ, ठीक है, अच्छी चीज है, मैं जैविक का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी जरूरत है। लेकिन अगर किसी बच्चे को आप अब जैविक खेती का बहुत जोर दिया जा रहा है, और जैविक खेती बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब हमारी भूख बढ़ चुकी है ना। बच्चे की भूख अब 6 रोटी की है, अब आपका एकदम से जागे आप, अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, डॉक्टर ने समझाया कि 6 मार डालोगे बच्चों के, क्या 6 रोटी खिला के 2 रोटी दिया करो। तो डॉक्टर तो कभी नहीं कहेगा 2 रोटी देने के लिए, लेकिन आप डर जाओगे। आप सीधे अगर 6 से 2 रोटी पे लाओगे तो क्या होगा? एकदम से तो भूख कम नहीं हो जाएगी ना उसकी, तो फिर वो कुपोषण का शिकार होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी जरूरत को धीरे धीरे कम किया जाएगा। उसके डाइट में ऐसे खाने हटाए जाएंगे जो उल्टे सुल्टे खा रहा था। अभी हम बात कर रहे थे मैगी, बाहर के बिस्कुट, नमकीन, फलाना ढमाका, रोटी नहीं खा रहा है, ये सब चीजें खा रहा है। उन चीजों को हटा करके बैलेंस डाइट उसकी जो है तैयार की जाएगी। धीरे धीरे करके उसकी डाइट को एक संतुलित किया जाएगा। तब जाकर के वो 1 साल, 2 साल, 6 महीने में जाकर के वो फिर अपने पुराने सिस्टम पे आएगा। यही चीज फसलों के साथ है कि आपने फसलों को रासायनिक उर्वरक दे दे के अपनी होड़ में पहुंचा दिया, एक मिट्टी को एक स्टेज के ऊपर, और अब आपको लगा कि अब आप जाग गए, तो फिर आप आ गए जैविक पे। और जैविक पे आके आपने एकदम से क्या किया कि उसको बदल डालने की कसम खा ली कि अब मैं रासायनिक उर्वरक बिल्कुल नहीं डालूंगा, अब मैं जैविक पे आऊंगा। हमें पहले जैविक पे आने से पहले जैविक की तरफ जाना है। जैविक को पूरा का पूरा नहीं पकड़ना है, जैविक की ओर जाना है, वो एक सफर तय करना है। रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ जाने पर हमको थोड़ा सा समय लगता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, अमूमन एवरेज 6-7 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर हम आज से शुरू करेंगे तो हमें फायदा होगा। जैविक खेती के अंदर आप कोई भी रासायनिक उर्वरकों का या केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं इस्तेमाल, आप सिर्फ देसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। गोबर की खाद है, केचुआ खाद है, या और बहुत सारे जो बायो फर्टिलाइजर आते हैं, बायो आते हैं, वो करते हैं। अच्छे हो कंपनी, आजकल तो कंपनी अपने धड़ल्ले से प्रोडक्ट बेच रही हैं, उनके बारे में पता नहीं है, बस कंपनी का आदमी आया, बताया ये इससे ये डालोगे इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन हम खरीद लेते हैं। बहुत महंगे महंगे उत्पाद हैं, उन पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे अपने 1 एकड़ की खेती का देसी खाद बहुत बढ़िया 200 रुपए के अंदर, 50 रुपए के अंदर अपने घर पे, अपने गांव में बगैर बाजार जाए तैयार कर सकते हैं। बता सकते हैं, हम बताएंगे आपको उसका तरीका सारा चल रहा है, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि हम एकदम से रासायनिक खेती से बल्कि देसी खाद पे आ जाए। हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। पहले हम रासायनिक उर्वरकों को कम करेंगे और देसी उर्वरकों की मात्रा को लेके आएंगे साथ में। धीरे धीरे हम रासायनिक उर्वरकों को कम करते जाएंगे और देसी को बढ़ाते जाएंगे।
और जब हमको लगेगा कि हमारा उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही है, उत्पादन हमारा उतना ही मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, तो फिर हम रासायनिक उठा के साइड कर देंगे, तब कर सकते हैं। लेकिन उस जो हमने 40-50 सालों में धरती को बर्बाद किया है, मिट्टी को बर्बाद किया है, और उसको बर्बाद करने में, अनजाने में हम खुद बर्बाद हो गए। और हमको ये लगा कि खेती में कुछ नहीं रखा है। हमने खेतियों को अपने हाथों से बर्बाद किया है, दूसरों की नकल करके बर्बाद किया है, एक दूसरे को देख के बर्बाद किया है, अपने आंखें बंद कर ली हैं। हम कुछ सोच ही नहीं रहे कि कैसे खेती हो रही है। जिन लोगों ने सोचा वो पैसा कमा रहे हैं आज अच्छे से करके। हम आपको बताने के लिए आए हैं, आप पूछते रहोगे तो हम बताते रहेंगे। अगर उसके लिए आपका लेकिन सहयोग चाहिए हमको। इसी गांव को आप सिर्फ खेती से बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो होगा। तो हम जैविक खेती को अपना सकते हैं। जैविक खेती से कुछ तरफ आने के लिए पूरी तरह से हम जिस योजना को अपनाएंगे वो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसकी हिंदी में अभी नहीं कर पाऊंगा, मतलब जिसमें हम मिक्स यूज करेंगे, रासायनिक भी और जैविक भी। केचुआ खाद आप अपने घर में बना सकते हैं। आपके यहाँ गायें होती हैं, भैंस होती है, गोबर होता है, उस गोबर से केचुआ ला करके आप बना करके आप वर्मी कंपोस्ट जिसे बोलते हैं वो आप बना सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर, बहुत उसको मिलता है। लेकिन और वो आपको बाहर से खरीदेंगे तो सस्ती से सस्ती मिलेगी, ट्रॉली भर के लाएंगे 7 से 8 रुपए किलो। आप अपने घर में बना सकते हैं किसी जगह। जीवामृत, एक आजकल सुभाष पालेकर जी हैं महाराष्ट्र के, वो जैविक पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि वो जो उन्होंने एक जीवामृत, एक होता है न्यूट्रिएंट कल्चर होता है, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से बनता है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। आप मेरा YouTube चैनल है, आप उस पर जाके देखिए। मैंने सब ये जैविक खेती के बारे में, रासायनिक खेती के बारे में पूरा खोलकर विस्तार से समझाया किसानों को, और बड़े अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप लोग अपने मोबाइल लेके आए हैं तो सलीम भाई हैं, हमारे इरशाद भाई हैं, आप लोग आपके मोबाइल में उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पायनियर फार्मिंग के नाम से आप सर्च करके खुद कर सकते हैं। आप अपना समय जो है दूसरी चीजों में लगाने के बजाय अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपकी जानकारियां बढ़ेंगी। जानकारियां बढ़ेंगी तो सवाल भी पैदा होंगे। सवाल आपके पड़ोस में बैठा हूं मैं, आपके गांव में हम खुद चल के आ रहे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, आप कहेंगे भी तो हम नहीं लेंगे पैसा आपसे। मैंने अपने स्तर से सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपका भला हो, मेरी जो फीस होती है, मैंने ये कह दिया है वर्क संस्था के प्लेटफॉर्म पे कि जिन गांवों में हम जा रहे हैं उस गांव के किसान अगर मुझसे कोई संपर्क करेंगे तो मैं उनसे अपने सलाह की कोई फीस नहीं लेता हूं, कोई फीस नहीं लेनी है हमको। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ करें, आगे बढ़ें। मैंने जैसे समूह की बात की थी कि समूह में खेती करें। समूह में खेती करने के लिए सरकार योजनाएं दे रही है। किसान उत्पादकता संगठन सुना है आप लोगों ने? आपके इसी आसपास के बाराबंकी जिले में लोग बना के बैठे हैं किसान उत्पादकता संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO। ये एक बहुत बड़ी योजना सरकार लेके चला रही है इस समय। और उस FPO में आपको सरकार 18 से 20 लाख रुपया दे रही है। लोन नहीं दे रही है, वापस ही नहीं करना सरकार को, उसका उपयोग करना है खेती में। 18 लाख रुपया कम होता है? अपने इलाके के 100 किसान मिल जाइए, 2-4 गांव के, 18 लाख रुपए लीजिए, ऐसी कोई फसलें लगाइए, उसके लिए जो मशीनें लगनी है वो लगाइए। और उस FPO को चलाने के लिए हो सकता है कि गांव में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना हो, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक आपको मैनेजर चाहिए होगा, उस मैनेजर की तनख्वाह देनी होती है। आप अपने गांव में से अगर कोई ऐसा आदमी है तो आप मैनेजर रख लीजिए उसमें, नहीं है तो एक बाहर से कोई मैनेजर MBA करा हुआ कोई हो, उसको अपने यहाँ नियुक्त कर लीजिए। उस MBA के जो मैनेजर, जो किया हुआ मैनेजर होगा, उसकी नियुक्ति जो होगी, उसकी जो भी सैलरी बनेगी 40,000 50,000 रुपए महीना, वो नाबार्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाबार्ड बैंक जो है, 2 साल तक उसकी तनख्वाह नाबार्ड देगा। आपकी जेब पे कोई वजन आ रहा है? कोई वजन नहीं आ रहा है, फ्री में सुविधाएं मिल रही हैं। उसका हुआ यह है कि बहुत सारे लोगों ने, तेज लोगों ने उस तरह के FPO बनाए और सरकार का पैसा खा करके बैठ गए। लेकिन कुछ लोगों ने उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। उन लोगों ने FPO बनाया, उस FPO के माध्यम से जो भी अपना खाद पौधा मशीन खरीदनी है वो खरीदी, उसको इस्तेमाल करके अपनी खेती में अपनी खेती को ऊपर उठाया। और उसमें से कुछ ऐसे FPO देश के नामी FPO बन चुके हैं कि जिसके किसान जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो अपने उत्पादों को अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने गांव से सीधे। अमेरिका और यूरोप की कंपनियां उनके यहां आ रही हैं। आप ही के पड़ोस के बाराबंकी के गांव में एक FPO है जहां पर अर्जेंटीना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद आकर के गए हैं। आप कहिएगा तो उसके वीडियो फोटोग्राफ भाई के पास है, वो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। आपके यहां भी हो सकता है, शुरुआत तो करिए।
वो सब कराएंगे आपके यहाँ। और जिस दिन आपका, अगर आप अपना एफपीओ किसान उत्पादकता संगठन बना लेते हैं, आप सरकार की निगाह में आ जाएंगे, क्योंकि सरकार की ये बहुत बड़ी योजना है। जिस गांव के लोगों ने एफपीओ बना लिया, सर डीएम अपने आप आएगा आपके यहाँ चल करके, नई नई योजनाएं आपको मिलेंगी, सरकार की जितनी योजनाएं होंगी। लिए खेती इकट्ठा होना जरूरी तो है नहीं, आसपास में ही हो। आधा बीघा 1 इंच भी जमीन है अगर आपकी खेती की, लेकिन वो खेती की जमीन होनी चाहिए, किसान होने चाहिए आप। कोई भी मुझे नहीं मिलेगा अगर मैं एफपीओ बनाना चाहूंगा, वो जानकीपुर में विस्तार में रहता हूं और एफपीओ बना लूं, मेरे पास खेती की जमीन नहीं है, ये सुविधा मेरे लिए नहीं है। मेरे पूछने का मतलब ये था जी कि आपके अगल बगल के किसान हो, आसपास की तहसील के जितने भी गांव हैं वो सब गांव के लोगों को ले सकते हैं उसका। मान लीजिए हम बनाना चाहिए, तो आप जरूरी तो है नहीं कि हमारे बगल में जो खेत के बगल में जो किसान है वो होना जरूरी है, अनिवार्य नहीं, गांव के होना जरूरी है। एक किसान का खेत यहाँ है, हाँ, एक किसान का खेत वहां है, वो तो सारे थोड़ी जुड़ जाते हैं। कोई भी जब योजना आती है या नई चीज होती है तो सब लोग एक स्वर में नहीं बोलते हैं, अगर बोले तो और अच्छी बात है, वो तो उनके फायदे की चीज है। तो कुछ लोग होंगे कि जो कहेंगे कि अरे नहीं तो बड़ी अच्छी चीज है, कुछ कहेंगे यार बकवास है, कुछ नहीं है, फालतू है, ठीक है, जाने दीजिए उनको। ऐसे लोगों को जोड़िए जो लोग जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि उनके खेत बगल बगल हो। वो जो मैंने बात कही थी समूह बना के खेती कीजिए बराबर बराबर, वो अपना पर्सनल मैटर था आपका, वो अपना पर्सनल मैटर था। अगर वैसे नहीं होता है तो अगर आपके दूर दूर खेत हैं तभी तो आप समूह बना के वो काम कर सकते हैं ना। ये जो आप सर बता रहे हैं, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ, हिंदी में बोलेंगे किसान उत्पादकता संगठन। इस एफपीओ के ऊपर मेरे 2 वीडियो हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। एफपीओ कैसे बनाया जाता है, पूरा उसका संरचना का मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। उसके अलावा हम आपको सहयोग करेंगे, आपको उस स्टेज पे पहुंचाने के लिए कि आप अपने एफपीओ बनाने के लिए भाग दौड़ करके ये कर सकते हो। तो वो जो है, जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि जो हमारा मुख्य विषय है आज की डेट में, जो परंपरागत फसलों से हटके हमें कुछ नई फसलों पे आना है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स। ऐसी फसलें जिनको आप उत्पादन करके बहुत सारी अपनी परंपरागत फसलों की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वो हमारी हैं औषधीय और सगंध फसलें। औषधीय सगंध फसलों की जो मुख्य विशेषताएं हैं कुछ खास, 98%, 95 to 98%, 95 से 98% फसलें जितनी भी हैं जो हम चर्चा करेंगे, या शायद उनमें से सभी, उनको जानवर खाते ही नहीं है। जानवर को चारे में, उसमें से बहुत सारी फसलें ऐसी हैं तो अगर उनको आप जानवरों को चारे में मिला के खिलाएंगे ना कूट के, वो तब भी नहीं खाएंगे, सूंघ के छोड़ देंगे। पता चल जाएगा उनको, प्रकृति ने उनको वो सेंस दिया है जिससे वो अपने खाने की चीज को पहचान लेते हैं। इंसान है वो एक ऐसी चीज जिसके पास सारे सेंसेस हैं, फिर भी अपने लिए खाने का गलत चुनाव करता है, उल्टी सुल्टी चीजें खाता है। जानवर वही खाता है जो उसको खाना चाहिए। तो वो पहली विशेषता यह है कि जानवर इन फसलों को नहीं खाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि पानी अगर अधिक हो जाए, बहुत अधिक करने का मतलब यह है कि बहुत बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, अगर वो कुछ कम समय के लिए है तो फसल को मारेगी नहीं, फसल मरती नहीं है। जब पानी उतरेगा तो फिर वो दोबारा से खड़ी हो जाएगी। तो ये पौधे, बारिश अगर ज्यादा होती है, सूखा होता है, तब भी वो चलते रहते हैं, आपने देखा होगा, मरते नहीं है। लेकिन जो उनकी जरूरत तो है ना, पानी की भी जरूरत है, धूप और हवा की भी जरूरत है, उसमें जब कमी पेशी होती है तो वो थोड़ा सा उत्पादन कम होता है, लेकिन फसल का ऐसे नुकसान नहीं होता है कि फसल पूरी चौपट हो जाएगी। तो सूखा और बाढ़ की समस्या परंपरागत फसलों के मुकाबले में इन फसलों में, औषधीय एवं सघन पौधों में बहुत कम है, पहली चीज। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा विशेषता बता रहा हूं। तीसरी बात कि इसमें अधिकतर फसलों में बीमारी और कीड़ा रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं अभी तक। कुछ फसलों में कभी कभार आते हैं और वो भी उन्हीं गलतियों से आते हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, कि उत्पादन के लालच में फालतू में हम उसके अंदर रासायनिक उर्वरक झोंक रहे हैं, जरूरत ही नहीं थी, तो कुछ ना कुछ उसके नतीजे सामने आएंगे। या जो हमारी जमीन के अंदर कुछ कमियां हैं, जमीन कमजोर हो चुकी है ऐसी खेती करते हुए, उसकी वजह से कुछ बीमारी आ गई या कीड़ा आ गया, निकल जमीन के अंदर कुछ समस्याएं हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं, जल्दी आती ही नहीं है उसके अंदर। तो आपके खर्च बहुत कम होने जा रहे हैं। सूखे बाढ़ की समस्या नहीं, बीमारी कीड़ा की समस्या नहीं, और उसमें से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें खर्च बहुत कम है, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें खर्च ज्यादा है।
लेकिन उस खर्च को फिर अगर आप समूह करके मिला में खेती कर रहे हैं तो आपस में बांट के कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके, वो भी रास्ता बताऊंगा। लेकिन उसमें से अधिकतम फसलों में उत्पादन अच्छा है, मुनाफा बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इन फसलों की, जिनसे आपको, जो जानवर वाली सबसे बड़ी समस्या थी आपके गांव में, और क्या समस्या है आपके गांव में फसलों में? जानवर, कीड़ा, सूखा, बाढ़, बीमारी, यही तो मेन प्रॉब्लम्स है ना। तो ये फसलें आपको, औषधीय और सघन पौधे, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, इन चीजों से आपको बचाएंगे, काफी हद तक बचाएंगे। अब वो फसलें हैं कौन सी, इस पे आते हैं। मेन जो है कि भाई ये बताओ कि माल कहाँ है। बात तो बहुत हो गई, माल कहाँ है, तो माल अब सामने आ रहा है। ऐसा करते हैं कि हम उन फसलों को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 2.5-3 महीने की हैं, तैयार हो जाती हैं, 2.5-3 महीने में आपको उसका मुनाफा, पैसा आपके जेब में आ जाएगा। कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि 6-7 महीने की हो सकती हैं, ठीक है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि 1.5 साल या 2 साल में तैयार होती हैं। ये आपको अपने, मैं सब बता दूंगा मोटी मोटी, जो आज की डेट में जो इन एरियाज में होती हैं, वो अपने हिसाब से आप उसका मॉडल बनाएंगे। हमसे जो सहयोग चाहेंगे उसमें हम मॉडल बनवाएंगे आपका, क्या हमको करना है। अपनी क्षमता, अपने बजट के अनुसार आप निश्चित करेंगे। कम समय वाले वो दोनों सभी बताऊंगा मैं आपको, कम नहीं सारी बताऊंगा। उसमें हम लोग मिक्स भी कराते हैं कि थोड़ा सा एरिया में लगा लिया अधिक टाइम वाली, और बाकी लगा लिया, ताकि आपकी इनकम भी आती रहे, और एक जो अधिक समय की फसलें उन्हें मुनाफे बहुत ज्यादा है, तो वो एक लंबे टाइम के बाद, जो बीच में जो एक गैप हो रहा है, हाँ बीच बीच में वो गैप, हाँ मैं इसीलिए कुछ, हाँ हाँ इसीलिए बता रहा हूँ मैं, इसीलिए कैटेगरी बना रहा हूँ कि 2.5-3 महीने वाली फसलों की कैटेगरी, उसमें 2-3 फसलें बता दूंगा। 6-7 महीने वाली फसलें, उसमें तो कुछ 2-3 फसलें बताऊंगा। 1.5-2 साल वाली 1-2 फसलें बताऊंगा। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको आप अगर एक बार लगा देते हैं तो 5 साल तक, 3 से 5 साल तक बैठ के बाद काटते रहिए, हर 3-4 महीने पे या 2-2.5 महीने पे बेचते रहिए और खाते रहिए। एक बार लगाना है पौधा उसका, फिर ना पौधा खरीदना है, ना कुछ करना है, ना लेबर का खर्चा करना है, तो काटना है, बेचना है, काटना है, बेचना है। ये आप कर सकते हैं। उसको कहते हैं हम बहुवर्षीय फसलें, पेरिनियल क्रॉप। तो ये 4 कैटेगरी हमारी हो गई, लघु अवधि की, मध्यम अवधि की, ठीक है ना, और लंबी अवधि की, और बहुवर्षीय फसलें। लघु अवधि की अगर हम बात करते हैं 2.5 से 3 महीने वाली फसलों में, तो अब उसका समय फिलहाल इस समय नहीं है जो इस एरिया में होती है। उसमें आपकी सबसे पहले आती है तुलसी। तुलसी का नाम तो सबने सुना है ना, तुलसी की खेती आप कर सकते हैं। कोविड में तुलसी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो खूब उत्पादन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में मार्केट जो है वो ओवर स्टॉक हो गई। लोग जब एक ही क्रॉप पे टूट पड़ते हैं, जब फायदा दिखता है तो उत्पादन, अब उम्मीद करते हैं कि इस साल से शायद तुलसी के रेट कुछ बढ़ने की उम्मीद है। क्यों? तो लेकिन आपको कहीं धान गेहूं से फिर भी अच्छा दे जा रही है, सब्जी के मुकाबले में नहीं है, लेकिन 3 महीने में। उसके बाद आपके पास समय बचता है 2 और फसलें करने का। तुलसी की खेती आप करेंगे तो मई या जून के अंदर आप जो है उसकी नर्सरी डाल, मई में नर्सरी डाल, दोनों तरह से कर सकते हैं आप। सीधे बीज की बुवाई से भी कर सकते हैं, नर्सरी से भी कर सकते हैं। तो मई में अगर नर्सरी से करेंगे तो मई में नर्सरी लगा दीजिए, 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाएगी। जून में खेत में रोपाई कर दीजिए, और सितंबर के 15 सितंबर से पहले वो कट जाएगी। एकड़ में आपका करीबन 600-700 क्विंटल, 6-7 कुंटल पत्ता मिल जाएगा आपको तैयार सूखा, अगर पत्ता बेचते हैं तो। तेल भी बिकता है, लेकिन तेल के लिए फिर मशीन लगानी पड़ती है उसका निकालने, जैसे मेंथा की मशीन होती है। तो अगर मशीन नहीं है तो अभी मशीन पे ना जाएं, हम शुरुआत कम से कर सकते हैं। तेल निकालेंगे तो तेल की मशीन भी लगा सकते हैं उसमें, उसके लिए भी सरकार छूट देती है, सब्सिडी देती है प्रोजेक्ट के अंदर में। FPO भी में बना करके भी आप इस तरह की तेल की मशीन लगा सकते हैं, अपने लगा रहे हैं लोग। और वो कितना रेट चल रहा है शाद भाई उसका, तुलसी के पत्ते का अभी क्या रेट है? 60 रुपए समथिंग, 60 रुपए के आसपास। 6 कुंटल पत्ता तैयार हुआ अगर आपका, और 60 रुपए का रेट अगर आपको मिलता है, तो 36,000 रुपए की तुलसी बिकी आपकी 2.5 महीने में, ठीक है। और करीबन अगर 6 कुंटल आपको पत्ता मिलेगा, तो जो उसका तना, जो पंचांग जो होगा, डंडी पंडी होगी, वो भी करीबन आपको 1 टन मिल जाएगी। उसका रेट क्या मिल जाएगा? 4-5 रुपए किलो का है, 10 के अंदर रहता है। 5 रुपए मान लीजिए मोटा मोटा, 5,000 वो 36 और 5 41,000 रुपए की तुलसी बेच सकते हैं आप 2.5 महीने में, 2.5 से 3 महीने में। और उसका जो खेती का कुल खर्च आएगा, बीज बहुत सस्ता रखता है। नर्सरी लगाएंगे तो 250 ग्राम बीज काफी है 1 एकड़ के लिए। 250 ग्राम बीज आपको 100-200 रुपए में मिल जाएगा। खर्चा आपका जो खेती का आएगा, वो अगर आप सही से करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो 7-8 हजार रुपए से अधिक नहीं आना चाहिए एकड़ के अंदर। तो वो आपको तुलसी, और उसमें ना कीड़ा लगेगा ना बीमारी लगेगी,
कुछ एरियाज में तो तुलसी की एक बार काटिए कई बार लेते हैं, लेकिन क्योंकि तुलसी का जो मौसम होता है वो, अब जैसे जाड़ा आ जाएगा तो जाड़े में तुलसी बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ नहीं देती है। राजस्थान वगैरह जैसी जगह में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो वहाँ पर एक एक साल में 3 फसलें भी लेते हैं। हमारे यहाँ एक फसल लेंगे तो वो एक फसल जो है तुलसी की आपको जो मुनाफा देके जा रही है आज की तारीख में, हालांकि रेट थोड़ा डाउन है, बढ़ भी सकता है और ये रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम एक आपको एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप 60 रुपए पकड़ ही लिया आपने, ये होता है। तो 41,000 रुपए की तुलसी थी, आपने 7-8 हजार रुपए मान लीजिए, तब भी आपको 30 से 35,000 रुपए की बचत, 32,000 रुपए की बचत खेती में, तुलसी में 2.5 महीने में हो रही है। धान में कभी नहीं बचाया होगा आपने इतना। अगर 3 महीने की फसल में आपको 32,000 रुपए की कमाई हो रही है तो अभी आपके पास में पूरा 9 महीना बाकी बचा हुआ है। उस 9 महीने में आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। इसी तरह से तुलसी की तरह, बिल्कुल तुलसी की तरह उसी टाइम पे लगाने वाली मानसून में एक है कालमेघ। इन इलाकों में जो जंगल में कालमेघ होता है उसको बोलते हैं चिरायता। चिरायता बहुत बिकता है, आपने सुना होगा। लेकिन चिरायता जो होता है जंगली, उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो कम होता है, जिस कंटेंट की वजह से उसका मूल्य है वो जो है वो एक तरह से एक रक्त शोधक है। बाजार में एक साफी सुना होगा, पहले आती थी साफी, एक बोतल टॉनिक आता था लोगों लीवर के लिए, या लोगों के मुंह से वहां से निकलते थे उसके लिए इस्तेमाल करते थे, उसमें इस्तेमाल होता है। लीवर की जब बहुत सारी मेडिसिन जो दवाइयां बनती हैं उसमें कालमेघ का इस्तेमाल होता है। लेकिन चिरायता और कालमेघ में क्या फर्क है कि चिरायता जंगल का आता है, कालमेघ की खेती होती है वो एक ही चीज। लेकिन कालमेघ जो है वो सीमैप द्वारा या दूसरे संस्थानों द्वारा उसकी अच्छी उन्नत वैरायटी निकाली गई है, किस्में निकाली गई हैं। तो वो जब आप लगाते हैं तो उसमें कंटेंट आपको अधिक मिलता है। एंडरग्राफोलाइड एक कंटेंट होता है, वो याद नहीं रहेगा इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा था। तो वो आपको कालमेघ जो होगा, कालमेघ आपका करीबन 25-30 रुपए का बिकता है, लेकिन उसका पूरा पंचांग बिकता है। मतलब यानी कि उसमें पत्ता अलग नहीं करना है आपको झाड़ करके, तुलसी की तरह उसमें पूरा पूरा पौधा सुखा दीजिए, बेच दीजिए, वो 1 एकड़ में आपको 15 कुंटल मिलेगा, आराम से मिलेगा ठीक ठाक करेंगे तो। और 15 कुंटल अगर आपका 30 रुपए में बिका तो 45,000 का बिक जाता है। खर्च वही आएगा जो तुलसी में था, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो उसमें भी आप करीबन 35,000 रुपए कमा सकते हैं। तो अपने हिसाब से उस समय जब आप फसल की जब प्लानिंग कर रहे हैं, अगले साल मई जून में करेंगे, उस समय पर किसका रेट अच्छा हो सकता है वो मालूम करके पूछ के तुलसी में से या कालमेघ में से, दोनों में से किसी एक फसल का चयन कर सकते हैं या दोनों का थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। कोशिश करें कि हम एक फसल पे कभी ना जाएं। शुरुआत करें तो 3-4 फसलें लेके चलें, कि कोई अगर एक फसल ऊपर नीचे कर रही है तो हमें दूसरी फसल उसकी भरपाई कर सके। तो ये तरीका होता है। ये 2 फसलें हैं, फसलें और भी हैं बट मैं इस समय सिर्फ आज के लिए एक उदाहरण रख रहा हूं आपके आगे। अब आपका वो सितंबर में, ये भी 2.5-3 महीने की है, जून में लगाई, आपका सितंबर में कट गई। अब सितंबर के बाद क्या करें? तो सितंबर का समय आ रहा है यहां पर। अब इस समय जो लग रही हैं फसलें लगेंगी, अब बारिश कम हो रही है। अश्वगंधा का नाम सुना होगा आपने। अश्वगंधा की 1 एकड़ में, भारत में अश्वगंधा की खेती, अश्वगंधा एक बहुत आज तो जो लोग जिम जाते हैं ना, उनको जिम के जो मालिक हैं वो आजकल खूब अश्वगंधा के कैप्सूल खिलवा रहे हैं, ताकत आती है उससे। बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी बीमारियों में उसकी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। सीधे भी खा सकते हैं, अश्वगंधा का पाउडर बना के आप खाइए, जोड़ मजबूत हो जाएंगे। बहुत सारी थकान होती है, लोगों को थक जाते हैं बड़ी जल्दी, बहुत सारी चीजें हैं उसमें है, उस पर नहीं जाएंगे हम ज्यादा। भारत में अश्वगंधा की खेती इस समय तकरीबन 5,000 एकड़ के क्षेत्रफल में हो रही है, और कुल उत्पादन जो है वो तकरीबन ये मान के चलिए कि 3 से 4 हजार टन तकरीबन उत्पादन आ रहा है साल का। और जो उसकी डिमांड इस समय सिर्फ भारत के अंदर जो डिमांड है वो करीबन 7,000 टन की है साल में। तो इसका रेट बढ़ रहा है अश्वगंधा का। ये अश्वगंधा आप लगाते हैं सितंबर में और काट लेते हैं आप इसको मार्च अप्रैल में। मार्च के आखिर में, होली के बाद कटना शुरू होता है, अप्रैल पहले हफ्ते में काट लीजिएगा। अगर सही समय पर लगा दिया है तो। अश्वगंधा को बहुत ज्यादा पानी इसको नुकसान करता है, इसको बहुत कम पानी चाहिए। जो बलुई टाइप की जमीन है उसमें बहुत अच्छी होती है, जड़ वाली फसल है, इसकी जड़ तैयार होती है अश्वगंधा की। पौधा इसमें भी कोई आपको बीमारी कीड़ा का समस्या, जानवर भी नहीं खाएगा। हाँ, मरेगी नहीं, उत्पादन कम हो सकता है, गोड़ाइयां ज्यादा करनी पड़ेंगी, क्योंकि जड़ों वाली जो फसलें होती हैं उनको जमीन के नीचे हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए। तो अश्वगंधा, अब पानी कम चाहिए। तो अगर कोई ऐसी जमीन है जिसमें पानी ज्यादा ठहरता है, अब मान लीजिए बारिश ज्यादा हो गई, पौधा छोटा है तो नुकसान हो सकता है, कई बार बीज भी सड़ जाता है। तो हम उसको, जिसके पास ऐसी जमीन है
जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा है, 50% के ऊपर है, 60, 70, 80% बालू है पौसाई जमीनों में। लोग बालू को बड़ी गलत निगाह से देखते हैं, अरे यार बालू है इसमें क्या होगा, बेकार जमीन है। बालू वाली जमीन में सोना उग रहा है। ये तभी है, उसके आगे और फसलें बताऊंगा, उसमें सोना उगता है। बहुत सारे लोग बालू को बड़ा बेकार समझते हैं। इसी इलाके के लोगों ने मुझसे अरे यहाँ कहाँ जमीन देख रहे हैं तो बालू है, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं है उसमें। अब मैं बालू ढूंढता हूं कि बालू वाली मिलनी चाहिए, तो वो आप अश्वगंधा लगाएंगे तो उसमें आपका सितंबर में, इसको भी आप दोनों तरह से करते हैं, बीज से भी करते हैं और इसकी पौध तैयार करके भी करते हैं। बीज से करेंगे तो 5 किलो बीज लगता है एकड़ में, और अगर पौध से करेंगे तो 250, 300 से 500 ग्राम बीज बहुत होता है, आधा किलो बीज। छोटा छोटा मिर्च की तरह का बीज होता है। ये आपका एकड़ के अंदर कुल उत्पादन तकरीबन 3.5 से 4 कुंटल देती है एवरेज। अगर ठीक ठाक खेती करेंगे और सही मिट्टी के हिसाब से अगर आपने चुनाव किया तो 4 कुंटल तक पैदावार मिलेगी। कुछ वैरायटीज ऐसी आ गई हैं सीमैप की, हालांकि मैंने अभी उनका टेस्ट नहीं कराया है, उनका कहना है कि 6-7 कुंटल तक पैदावार आ रही है। हम नहीं जा रहे हैं उतने ऊपर, पर 4 कुंटल पैदावार मांग के चलिए। और अगर अच्छी आपने जड़ ले ली, मोटी जड़ ले ली, ये अंगूठे के साइज से मोटी अगर आ गई, और अच्छी तरह से करेंगे तो आएगी। उल्टे सुल्टे प्लानिंग कर ली, किसी को देख के लगा ली, और हमारी मिट्टी उसके मुताबिक नहीं है तो फिर नहीं आएगी उतनी। लेकिन कुछ नहीं आएगी ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आएगी। तो वो आपका 4 कुंटल का उत्पादन अगर है और अच्छी मोटी जड़ आ गई तो 300 से 400 रुपए किलो का प्राइस मिल जाता है आपको बाजार में। मोटी नहीं है तो थोड़ा कम भी मिलता है, लेकिन करीबन, क्यों इरशाद भाई, 400 रुपए के करीब आसपास प्राइस मिल रहा है इस समय नीमच मंडी में। 3 तो मान ली चलिए, 3 मान के चलिए आप, तो 300 रुपए का अगर प्राइस मिल रहा है और आपको 4 कुंटल की पैदावार मिल रही है तो कितना हो गया, गुणा करिए जरा। 6 महीने की, 6 से 7 महीने की फसल में 400 गुणा 300, 1,20,000। और 20,000 कम कर दीजिए, 1 लाख तो मिल ही रहा है। थोड़ा रेट 10 रुपए और कम हो गया, पैदावार थोड़ी कम हो गई, 1 लाख कर दीजिए। खर्च कितना आएगा, 15,000 रुपए से अधिक नहीं आएगा। और अगर कोई स्वयं खेती कर रहा है, लेबर लगा नहीं रहा है, अपने घर के लोग घास भी निकाल ले रहे हैं, जाड़ों में वैसे ही घास नहीं होगी, सितंबर के बाद 2 महीने बाद ठंड शुरू हो जाएगी तो घास ज्यादा होती नहीं है। और अगर आप जो तरीका बता रहा हूँ कि जैविक के तरीके से आएंगे और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करेंगे तो वैसे भी फिर घास कम होगी। सारी चीजें आप एक संतुलित तरीके से अगर पूरी खेती को शुरू करेंगे तो फिर समस्याएं भी कम आएंगी। तो अधिकतम खर्च जो बता रहा हूं 15,000 का आएगा, उसमें कटाई वटाई सब शामिल है। उसमें जड़ खोदनी है, जड़ उखाड़ लेते हैं लोग ऐसे, आप वीडियो देखेंगे इतनी लंबी जड़ मूली की तरह होती है, वो उखाड़ सकते हैं आप, उसको खोदने की जरूरत भी नहीं है। फटाफट जड़ उखाड़ी और वो एक लकड़ी का जो है लकड़ी के दंबे पे बैठ के और खटाखट खटाखट दरा उससे गणाचे से काट दिया, उसको अलग कर दिया पौधे से। सिंपली कुछ नहीं करना, उसके बाद सुखा देना है और बेच देना है मार्केट में। लेने के लिए बाजार यहाँ बैठा है, हम लोग बैठे हैं लेने के लिए। ये भैया ट्रेडर हैं, बहुत बड़े स्तर पे पूरे भारतवर्ष में इन सब चीज़ों की खरीद फरोख्त करते हैं। तो बाजार आपके पास यहाँ बैठा है, ये नहीं खाली कि हम बस खाली ज्ञान देने आए, आपके पास समाधान भी बैठा है यहाँ कि बेचने की समस्या आप लोगों को, कम से कम आप लोगों को, इस गांव के लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को नहीं है। उसके कुछ नियम हैं, शर्तें हैं, वो बताएंगे बाद में, वो तो जरूरत नहीं है अभी उसकी, हम उस पर जा नहीं रहे हैं। तो 15,000 रुपए का खर्च निकाल देते हैं तो आपको कम से कम 85,000 रुपए, तब भी अगर और 10,000 कम कर दीजिए 75,000 रुपए कहीं नहीं गए, यानी कि जो 3 महीने की फसल में आपने कमाई थी उससे तकरीबन डबल ही मिल रही है। और अभी भी आपके पास मार्च से जून तक का समय बाकी है, अप्रैल से जून तक का समय बाकी है। तो अप्रैल से जून में आप क्या लगा सकते हैं, मेंथा लगा सकते हैं। मेंथा भी अभी इस इलाके में जो लोग कर रहे हैं, जबकि इसी इलाके से मेंथा शुरू हुआ, पूरे भारत में फैला, और इसी इलाके के लोग मेंथा से फायदा नहीं उठा रहे हैं, बाकी के लोग बहुत अच्छा मेंथा कर रहे हैं। सिम उन्नति वैरायटी तेल की जो निकाली है उसमें 90 से 100 किलो तेल निकाल रहे हैं लोग। हमारे के लोग 50-55 किलो से ज्यादा तेल नहीं निकाल पा रहे हैं। और कभी ये नहीं सोचते कि इतना कम तेल क्यों आ रहा है, कभी ये नहीं पूछते जाकर के जहां से वैरायटी निकली वो लखनऊ है, सीमैप, कि भाई आप लोग कहते हैं 90-100 किलो तेल है, हमारा तेल इतना कम क्यों निकल रहा है। कारण है, सीमैप के बारे में जानते हैं आप लोग? ये औषधि एवं सुगंध पौधा का जो संस्थान है कुकरेल पिकनिक स्पॉट रोड पे, अगले साल लिख के रख लीजिए, अपने मोबाइल में रिमाइंडर डाल लीजिए, खुर्रम नगर चौराहा है, उससे जब पिकनिक स्पॉट रोड पे बढ़ेंगे उसी रोड पे, उस सीधे हाथ पे पड़ेगा आपको, वो वही बिल्डिंग ही है उसमें, वहां पर सरकारी बहुत बड़ा CSIR का इंस्टीट्यूट है। वो औषधि एवं सुगंध पौधों की रिसर्च सारी वहीं होती है। उसके बहुत सारे रीजनल स्टेशन मिट्टी की जांच करते हैं, वो बहुत महंगी करके देंगे आपको, वो रास्ता मैं बता दूंगा आपको करवाने का, बहुत सस्ती हो जाएगी। तो वो संस्थान ने ही ऐसी उन्नति वैरायटी मेंथा की निकाली है, आपको मालूम है, आपके लखनऊ की निकली हुई है। और हम वहां तक, और हर साल 31 जनवरी को
हर साल उनके यहाँ मेला लगता है, किसान मेला। इन सब चीजों की जानकारियां दी जाती हैं। मेंथा की पौध बेची जाती है। सिमन्नती की वैरायटी पूरे भारतवर्ष से उनके लोग लेने आते हैं, मिलती वैसे भी है। और हमारे पड़ोस में है चिराग तले अंधेरा, जानकारी नहीं है जानकारी। जनवरी को हर 31 जनवरी को मेला लगता है, वो डेट फिक्स है उनकी 31 जनवरी, हर साल उसी डेट में लगता है। अपने मोबाइल में रिमाइंडर डाल लीजिए कि अगले साल उस मेले में जाना है। कुछ नहीं करना, घूमने जाना है, देखने जाना है क्या है वहां। दिमाग घूम जाएगा आप लोगों का। आप वहां तो लोग आते हैं, लेकिन नए लोग अगर जाएंगे तो वाकई उनका दिमाग घूम जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, किसान कहां से कहां पहुंच रहा है। खड़े हो जाइए, जाग जाइए, पूछिए हमसे, हम बताएंगे आपको रास्ते। इसीलिए आए हैं। हमारा उद्देश्य, शक मत कीजिएगा हमारे ऊपर, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे। हम लोग अपने खर्च से काम कर रहे हैं, हमें कोई दे भी नहीं रहा है इसके लिए पैसा। हमारी संस्था भी हमको पैसा नहीं देती है, संस्था कहीं से पैसा लेती भी नहीं है। हमसे लोग पैसा मांगते हैं, मना कर देते हैं। हम कहते हैं उनसे पैसा नहीं चाहिए, काम कीजिए आपके साथ में। काम करने वाले लोगों की जरूरत है। लोग पूछते हैं कि आप करते क्यों हैं, क्या मिलता है आपको? संतोष मिलता है। ये लिखा है ना, सतयुग शुरू होगा तो भारत विश्व गुरु होगा। हम चाहते हैं सतयुग आए, सतयुग आएगा। आप अच्छी काम करते हैं, सच बोलते हैं तो घर में अपने मन में शांति आती है ना। हमें शांति चाहिए, सबको चाहिए शांति, लेकिन शांति के लिए सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हम यहां से निकलेंगे, कहीं रास्ते में रुक के चाय पियेंगे, हमें लगेगा चलो अच्छा आज कुछ काम किया। धंधा तो रोज कर ही रहे हैं हम लोग अपना। तो शक मत कीजिएगा, और शक कीजिएगा तो हम उसका निवारण हम कर देंगे। अगर आप कहेंगे तो आप हमें आजमा लीजिए, हमारी परीक्षा ले लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल प्योरिटी है यहाँ पर, बिल्कुल शुद्धता है। लेकिन आप हमसे फायदा उठा पाएंगे तब जब आप सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे तो हम फायदा आपको पहुंचाना। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम तत्पर हैं आपको सहयोग करने के लिए। आप सहयोग लेना चाहते हैं नहीं, आपके ऊपर है। तो ये हुई अश्वगंधा की बात। इसी समय पर अश्वगंधा में आपको एक फसल नहीं बता रहा हूं, दो फसलों को उदाहरण दे रहा हूं। फसलें बहुत सारी हैं, बट समय नहीं है अभी इतना। एक फसल अभी टाइम शुरू होगा, अकरकरा, यही टाइम है सामने लगाने का, और वही काटने का टाइम है। अकरकरा का भी आपको उत्पादन शॉर्ट कर दे रहा हूं बहुत, क्योंकि सबकी विधियां बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा। उसका भी तकरीबन 4 किलो बीज लगता है आपका एकड़ में। उसको हम नर्सरी से नहीं कराते हैं, उसको डायरेक्ट कराते हैं। कर सकते हैं नर्सरी से भी, बट उसके अपने कारण है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल रीजन है जिस वजह से आपको शायद उत्पादन कम मिले। अब वो एक एक चीज पे बात करूंगा तो फसलें छूट जाएंगी, फिर समय ज्यादा लग जाएगा। तो उसमें भी आपका जो उत्पादन आता है तकरीबन 4 कुंटल के आसपास एवरेज मिलता है आपको। जड़, वो भी जड़ तैयार होती है, बिल्कुल अश्वगंधा की तरह है। बस अकरकरा में फायदा यह है कि जितना पानी से थोड़ा सा हल्का फुल्का नुकसान पहुंच सकता है अश्वगंधा को, अकरकरा को उसको नहीं पहुंचता है। अश्वगंधा का बीज अधिक पानी में सड़ सकता है थोड़ा, अगर बारिश ज्यादा हो जाए, खेत भर जाए और बीज डाला है आपने तो नुकसान कर सकता है। लेकिन अकरकरा के बीज को जमने के लिए ही पानी ज्यादा चाहिए, वो जमता ही ज्यादा पानी में है। उसके बाद जब जम जाता है तो जड़ तैयार जब हो जाती है तो फिर उसको पानी कम चाहिए होता है। ये जब आप कभी फैसला करेंगे, कभी चाहेंगे कि लगाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, फिर आप जब पूछेंगे तो फिर हम विधिवत तरीके से उसकी खेती का तरीका समझाएंगे आपको। ये भी 4 कुंटल जड़ देगा आपको 6 से 7 महीने में। वो भी जड़ आपकी करीबन आजकल 250 रुपए का आसपास का प्राइस है। कितना है? 200 मान लीजिए। होता क्या है कि ये फसलें जो हैं, चूंकि मैंने बताया कि औषधीय कंपनियां खरीदती हैं, तो जब कोई फसल बाजार में आती है तो उस समय चूंकि सब तरफ से आ रही है तो प्राइस थोड़ा गिरता है। लेकिन ये फसलों को आप तैयार करके होल्ड करके रख सकते हैं 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल रख सकते हैं। तो अगर क्षमता है रखने की तो 2-3 महीने होल्ड कर लीजिए, प्राइस बढ़ जाएगा। धीरे धीरे मार्केट में जैसे कम होगा ना, प्राइस बढ़ना शुरू होगा। तो 250 रुपए तक प्राइस चला जाता है इसका। अगर 200 रुपए मंडी में जिस समय फसल आई है, एक वक्त ऐसा था कि 1000 रुपए किलो तक 1000 रुपए किलो तक बिकती थी। लेकिन उस समय लोगों को जानकारियां नहीं थी, कम लोग लगाने वाले थे, डिमांड ज्यादा थी। अब लोगों को पता चल गया है। लेकिन ऐसी ऐसी फसलें बीच बीच में आती रहती है। जब आप इस क्षेत्र में आ जाते हैं औषधीय पौधों के क्षेत्र में, तो आपको भी फिर नई नई फसलें पता चलना शुरू होंगी। तो ऐसी कोई फसल जिस समय लोगों ने नहीं लगा रखी है और आपने उस समय पर उसको लगा लिया, तो आपको ज्यादा मुनाफा देगी। अभी बताएंगे उसके बारे में भी। तो आज की स्थिति यह है कि 200 रुपए का प्राइस अगर आपको मंडी में मिल रहा है, जब वो फसल तैयार होकर मंडी में आ रही है उस समय, तो आपको 2-3 महीने के बाद में 250 रुपए तक का, या 3-4 महीने के बाद में 250 रुपए भी देगी। तो अगर आप उसको रोक सकते हैं तो रोकिए, नहीं तो आप 200 रुपए में बेचिए। तो 400 रुपए के 400 किलो की ईल्ड, यानी 4 कुंटल की ईल्ड अगर आप 200 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 80,000 रुपए दे रही है। तो अश्वगंधा से थोड़ा कम है, खर्च थोड़ा सा इसमें अश्वगंधा से ज्यादा है।
खरपतवार का, अगर खरपतवार आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो, क्योंकि इसकी ऊंचाई छोटी कम होती है बहुत, तो खरपतवार अगर बढ़ता है तो फिर वो शुरू में अगर खरपतवार हो गया फसल के फैलने से पहले, जमीन में फैलती है ये, तो फिर वो खरपतवार में थोड़ा खर्च बढ़ जाता है, तो 20-25 हज़ार रुपये खर्चा, मान लीजिए 30 हज़ार भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से प्लान करके एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि जिसमें आप खरपतवार को मौका ही न दें फसल के बढ़ने तक का, वो तरीके होते हैं उसके, तो फिर वो खर्चा आपका वो भी फिर 15,000 से ऊपर या 20,000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये कि 55-60 हज़ार रुपए आप इस फसल से भी 6 से 7 महीने में कमा लेते हैं। ये फसलें अभी तक वो हैं जो कि आपको हर हाल में इतने समय में आपको धान गेहूं से या आपको दे रही हैं। लेकिन ये पूरा मॉडल जब निकालेंगे कि आपने तुलसी या काल्मिक लगा लिया मानसून में, उसके बाद आपने अश्वगंधा या अकरकरा लगा लिया, और उसके बाद में आपने मेंथा लगा लिया अपने टाइम पे। मेंथा का लिए आपका ये है कि तेल निकालना पड़ता है, मशीन चाहिए, पैदावार नहीं आ रही है, नहीं है। तो एक फसल है मीठा पुदीना, स्पीयरमिंट, वो आपको 1 लाख रुपए आराम से जाएगी उतनी समय में। वो भी मिंट की वैरायटी है, जैसे पेपरमिंट होता है वैसे मिंट की वैरायटी, लेकिन उसका तेल नहीं निकालना पड़ता, उसके सूखा पत्ता बिकता है। लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में उसकी समस्या यह है कि अगर थोड़ा बहुत लगाएंगे तो बेचना समस्या हो जाएगी। उसके लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ज्यादा, 1 ट्रक माल होना चाहिए। 1 ट्रक माल निकालने के लिए अगर आप 6, 7, 8, 10 किसान मिलकर लगा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा, तब फिर गाड़ी खड़ी हो जाएगी आपके दरवाजे पे आकर भर के ले जाएगी, आपको पैसा देगी। जितनी भी मसाला कंपनीज हैं, MDH, एवरेस्ट, वो सब खरीदती हैं, ये बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। उसका उत्पादन आप अगर आपने प्रॉपरली प्लान कर लिया कि उधर आपका मार्च के बाद में समय से अगर आप अश्वगंधा या अकरकरा को आप काट रहे हैं, तो इधर आप फरवरी में उसकी नर्सरी डाल दीजिए, और उधर पौधा उधर फसल कटते ही आप इसको बो दीजिए। तो आप जून में बारिश शुरू होने से पहले, जुलाई में, आप इसकी 2 कटाई ले चुके होंगे, और 2 कटाई से आपको कम से कम 7 कुंटल सूखा पत्ता मिल जाएगा, जिसका बाजार में अगर आपको 200 रुपए का प्राइस मिल जाएगा, तो कम से कम, ज्यादा भी मिलता है, तो 1,40,000 का 7 कुंटल माल 200 रुपए किलो के हिसाब से 1,40,000 का बिकता है। 40,000 रुपए का खर्च निकाल दीजिए, तो वो आपको 3 महीने में, 3.5 महीने में 1 लाख रुपए का मुनाफा दे रही है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, मैं आपको मिलवा सकता हूं ऐसे किसानों जो कर रहे हैं। राजस्थान में है, जोधपुर चले जाइए आप, बड़ी बेल्ट है जो वहां पर बारिशें कम होती हैं, तो वो बारिश में भी फसल ले लेते हैं उसकी। लेकिन चूंकि मेंथा बारिश में खराब होता है, इसी तरह से मिंट भी खराब होता है, खत्म नहीं होगा, पैदावार कम मिलेगी। तो हम 7 महीने 6-7 महीने 3 महीने के अंदर 2 कटाई ले लें खाली। नहीं तो अगर हम बारिश में भी ले जाएं तो वो 2-3 क्विंटल जो है आपको उसके बाद भी दे जाएगा, पूरे साल लगा सकते हैं। लेकिन हम ये बीच का जो फसल का टाइम बच रहा है, इसमें हम कर सकते हैं। तो अगर इन तीनों फसलों के, तुलसी काल्मिक का एक सेट में से कोई ले लिया, अश्वगंधा अकरकरा में से कोई एक सेट ले लिया, या हमने इसमें से कोई एक सेट ले लिया, मेंथा या स्पीयरमिंट यानी मीठा पुदीना, जो घरों में चटनी वटनी बनाते हैं आप, इसका तेल नहीं निकालना है, इसमें कंटेंट अलग होता है, मेंथा में कंटेंट अलग होता है। तो कुल मिला के साल भर का जो आपको एवरेज आएगा प्रॉफिट का, वो 1.5 से 2 लाख रुपए बैठ जाता है जाके, और ऊपर भी बैठता है कई बार। अब मान लीजिए कि समय पर फसल नहीं कट पाई, थोड़ा लेट हो गई अश्वगंधा या अकरकरा, तो अब हम क्या लगाएं? तुलसी या काल्मिक लेट हो गया, सितंबर निकला जा रहा है, देर से लगाएंगे तो फिर उत्पादन कम मिलेगा, थोड़ी देर बैठ जाइए आराम से, दिवाली वाली मना लीजिए। तो उस समय पर एक फसल है कैमोमाइल, उसकी चाय भी बनती है, दिमाग को, मस्तिष्क को शांति देती है, उसका फूल बिकता है, तेल भी बिकता है। वो खेती शुरू होती है आपकी नवंबर में। हर समय के लिए फसलें अलग हैं। नवंबर में आधा किलो बीज से उसकी आप नर्सरी डालेंगे, और 1 महीने बाद वो जाड़े में होती है, दिसंबर में उसको बो देंगे, और होली से पहले काट लेना है। कट जाती है, 3 बार फूल आ जाता है होली से पहले पहले उसमें। और फूल का उत्पादन आपको ठीक ठाक कर लेके चलेंगे वैज्ञानिक विधि से, तो 5 कुंटल फूल मिलता है सूखा, और यानी कि ताजा फूल आपको करीबन मिलेगा 2.5 टन के आसपास। उसको सुखाएंगे तो वो आपको मिलेगा 5 कुंटल। और मार्केट में अगर आपको 5 कुंटल का अगर 400 रुपए का प्राइस पिछले साल मिला है, अगर वो प्राइस रहता है या थोड़ा कम भी होता है, तो वो 2 लाख रुपए का बिकेगा। उसके फूल की तोड़ाई में खर्च ज्यादा आता है। अगर आप हाथ से तोड़ाई कराते हैं तो वो फिर पूरा फसल का खर्चा 70-75 हज़ार बैठ जाएगा जाके, 4.5 महीने के जो में बैठेगा। लेकिन अगर उसके लिए हम कोई पंजा वंजा बना रखा है, हम लोग इस बार देखेंगे उसको कर रहे हैं, उसके लिए कोई यंत्र बना लेते हैं, तो वही फिर आपका 10-5 हज़ार रुपए का खर्चा रह जाएगा। तो हाथ से तोड़ने में फूल में खर्चा ज्यादा है, लेबर जो लगती है, तो उसमें भी आपका कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो अश्वगंधा या अकरकरा को आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी फसलें हैं।
उसमें खाद चाहिए ही नहीं, अगर बगैर खाद के करेंगे तब भी हो जाएगा, ना जैविक ना रासायनिक। जैविक डालते हैं तो उत्पादन और अच्छा मिल सकता है। पानी भी बहुत कम, जाड़े में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बीमारी कीला अभी तक हमने तो सुना नहीं है उसमें कोई लगता हुआ, कोई नहीं लगता। जानवर उसको खाएगा नहीं, लोगों के लिए बेकार है, नुकसान कोई पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं लोगों के लिए क्या कहाँ लेके क्या करेंगे, उसका ले जाके कहाँ बेचेंगे करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी इसमें लघु और मध्यम अवधि की फसलें। 2 फसलें मैं आपको बता रहा हूँ, वो लंबी अवधि की है, थोड़ी महंगी है। उसमें से एक इस समय बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, उसकी है नेपाली शतावरी, शायद सुना हो नाम आप लोगों ने, और अगर नहीं सुना तो ताज्जुब की बात है कि इस इलाके में बहुत होती है। शतावर अपने इस क्षेत्र में होगा, होती है, आपके गांव में नहीं हो रही है, लेकिन इस बाराबंकी में बहुत लोग करने वाले हैं। पूरे लखनऊ के आसपास सब जगह हो रही है। शतावर आपका अगर बालू वाली जमीन में कर रहे हैं आप, जिसमें अच्छा बालू की मात्रा है, तो फिर आपका 1.5 साल की फसल है। और अगर बलुई दोमट में कर रहे हैं तो फिर 2 साल भी लग सकता है। अगर हम पौधे को सही लेके चल रहे हैं, शुरू से थोड़ी मेहनत करते जा रहे हैं उसमें, तो भी 1.5 साल में आप कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 2 वर्ष और कम से कम 1.5 साल। इसमें आपको, इसमें भी जड़ तैयार होती है और जड़ों के काफी बड़ा कई सारी जड़ें बनती हैं उसके अंदर। तो इसमें भी आपका करीबन एकड़ से सूखा माल तैयार 2 टन के करीबन निकल जाता है। ताजा ज्यादा निकलता है, लेकिन उसमें 80% पानी निकल जाता है सुखाने पर। उसको उबालना पड़ता है, छीलना पड़ता है, जैसे शकरकंदी होती है। तो तैयार माल जो निकलता है वो 2 टन निकलता है। और इस समय इसका रेट कितना, 450 आ गया था, 500 हो गया और बढ़ गया 3-4 दिन में। 2 टन माल अगर वो बता रहे हैं 500 का आज का रेट, तो 10 लाख रुपए का हो गया 1.5 साल में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लगाना है, सोचिए जरूर कि ये हैं, आपके जानकारी में होना चाहिए। अगर कहीं कोई व्यवस्था बन सकती है कि हम इतना, अच्छा उसमें खर्च क्या है, खर्च ये है कि आपको उसका बीज लेना पड़ेगा। मान लीजिए 2,000 रुपये ज्यादा बीज मिलेगा, 1 एकड़ में 2 से 3 किलो बीज, 6,000 रुपये का मान लीजिए बीज खरीदा आपने, उससे अपनी पौध तैयार करी। कब? अप्रैल में, मार्च के आखिर में थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ जाए, क्योंकि बीज को जमने के लिए जो है उसमें ज्यादा चाहिए होता है तापमान, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है बीज, तो कल्ला फोड़ने में समय लेता है, कभी कभी महीना भर भी लग जाता है, ज्यादा भी लग जाता है। तो वो आप अपनी पौध तैयार कर लीजिए। और 1 एकड़ में अगर बालू जमीन है, अच्छी मजबूत जमीन है, तो फिर 12,500 पौधा लगेगा, नहीं तो अधिकतम 15,000 तक लगा सकते हैं। उसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं, कहीं अगर उत्पादन कम आने की गुंजाइश लग रही है मिट्टी में, तो फिर हम पौधे ज्यादा बढ़ा लेते हैं ताकि उत्पादन हमारा कम ना हो। तो 12.5 लगाएं या 15 लगाएं, आपका 2 टन से नीचे उत्पादन नहीं आएगा। इस इलाके में 25 तक तो मेरे पास जानकारी में है कि 25 क्विंटल उन्होंने तैयार माल निकाला है, 2.5 टन। और गुजरात में 3 टन से ऊपर के भी हैं किसान हमारे पास, वहां की जमीन में 3-3 टन से ऊपर निकाला है। हम 2 टन की बात कर रहे हैं, 2,000 किलो की रूट की। तो वो जो खर्चा आया आपका 6,000 रुपए, नर्सरी का जो 2.5 से 3 महीने में नर्सरी तैयार होगी, वो खर्च आपका बहुत से बहुत बैठेगा जाके 1,000-1,500 रुपए का। थोड़ा घास निकालना है, छोटा मोटा अपना डालना है खाद वाद, और जो रोपाई का खर्चा है, सब कुछ है। ये कुल मिला के आपका 1.5 साल का खर्च जो बैठेगा, सिंचाई, रोपाई, उर्वरक, कुल ये ज्यादा से ज्यादा बैठेगा आपका, तो मान के चलिए कि 15-20 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए, इससे अधिक नहीं बैठेगा 1.5 साल में। कुछ नहीं करना उस खेत में, लगा के फिर भूल जाइए। घास निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुड़ाई करते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फसल फिर भी आपको इतनी मिलेगी 2 टन। और जब वो खुदाई होगी जड़ की, तो उसमें जो उस समय जो खर्चा है वो ज्यादा है। उसमें आपको बड़े बड़े पतीलों में उसको उबालना है, जड़ को। जब उबल जाएगी तो ऊपर का छिलका, जैसे शकरकंदी छील के खाई जाती है, शकरकंदी की तरह उसको छीला जाएगा, और फिर कोई बड़ा प्लास्टिक बिछा के, तिरपाल बिछा के, या ऐसे फर्श पे, कहीं सीमेंटेड फर्श है, तो सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में वो छोटा छोटा हो जाता है। ये मैं अपना बना के वीडियो डालूंगा एक, आज का जो है, उसमें ये सब चीजें आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मोबाइल अभी उसको सर्च कीजिएगा चैनल को, या अभी हम करवा देंगे आपका सब्सक्राइब। उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को, जो मैं फसलें बता रहा हूँ, उसमें आपको ये सारी चीजें अपने आप को भी देखिएगा, और उस वीडियो में उस तरह की फसलें जो बता रहा हूँ सब देखने को मिल जाएंगी आपको, कि ये कैसी होती है, क्या होती है, कैसे उबल रही है, सब कुछ मिलेगा आपको देखने को उसमें। तो आपकी जानकारी बढ़ जाएगी उसमें। अभी कुछ देख नहीं पा रहे हैं आप लोग, उसमें आपको और जानकारी बढ़ेगी। तो वो खर्चा जो आता है, ये मान के चलिए कि अगर बहुत अच्छा आप कर लेते हैं तो 50,000 रुपए, नहीं तो 75,000 रुपए तक खर्चा बैठ जाएगा आपको। लेकिन अगर वो उसमें, क्योंकि वो सब लेबर लगानी है, छीलना है, वो लंबे खर्चे होते हैं, लेकिन इसके लिए मशीनें भी आ रही हैं, वो अभी आप शुरू में लगा नहीं पाएंगे। और चूंकि जगह जगह यहाँ पर मेंथा की टंकियां हैं, तो उबालने का जो खर्चा है वो आप कम कर सकते हैं उन मेंथा की टंकियों में, क्योंकि जो पतीले उबालते हैं 50-100 किलो आती है एक बार में, 70-80 किलो आती है।
मेंथा की टंकी में 500 किलो उबल जाएगी एक बार में, तो उबालने का खर्चा आपका कम हो जाएगा। तो फिर भी मोटा मोटा 75,000 रुपए खर्चा अगर मान लें, और पूरी फसल का खर्चा मान लीजिए अधिकतम 1 लाख, 1 लाख से ऊपर नहीं आएगा पूरे 1.5 साल का। लेकिन इसमें जो अधिकतम खर्चे का जो भाग है, करीबन जो 75-80 हजार रुपए जो बता रहा हूं मैं, वो आखिर के 1-1.5 महीने की बात है, जितना आपको वो उसको प्रोसेस करना है, उबालना है, सुखाना है, छीलना है, बेचना है। तो वो पैसा फंस नहीं रहा है आपका 1.5 साल के लिए। जो फंसा हुआ पैसा है आपका 1.5 साल का, वो 10-15 हजार रुपए है, इससे तक नहीं फंस रहा है। लेकिन जब वो, और ये रेट अभी और बढ़ने की उम्मीद है। भाई का कहना है कि 600 रुपए के ऊपर शायद प्राइस चला जाए, जा सकता है। हम कह रहे हैं 400 रुपए रखो, अभी 500 रुपए मानो भी मत आप रखो, कहीं गिर जाए तो 2 टन माल आपका 8 लाख रुपए का बिकता है। 1 लाख रुपए आपने खर्च निकाल दिया, 7 लाख रुपए आपको 1.5 साल बाद जेब में मिलने जा रहा है एकड़ से। आप कहते हो भाई इतना खर्चा तो हम 1 लाख रुपए कैसे करेंगे? तो मत करिए। 1 एकड़ का 4 लोग मिलकर कर लीजिए, 25-25 हजार रुपए, बाकी दूसरी फसलें लगा लीजिए। 4 नहीं मिल सकते, 8 लोग मिल जाइए, 12,500 हजार रुपए का खर्चा आ जाएगा एक आदमी पे। मिला करके सब अपनी जगह पर एक साथ करिए। ये देख लीजिए कि सब जो बिल्ले करने वाले हैं उनकी जो परिस्थितियां हैं, मिट्टी है, वो ऐसी हो जैसी मैं बता रहा हूं, तो उसमें एक जैसी फसल मिलेगी आपको, अच्छी फसल मिलेगी। 8 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर के 1 एकड़ 2 एकड़ लगा लीजिए, सस्ता पड़ जाएगा। बाकी अपना 2.5-3 महीने वाली फसल लगाइए, पूरे एकड़ में मत लगाइए। एक आदमी एकड़ का 10वां हिस्सा लगाएंगे, 10 लोग मिलेंगे तो एकड़ बन जाएगा। 1 एकड़ का 2 टन माल जो है वो तैयार होगा, वो आप हमें दे दीजिए, जो पैसा आएगा उसको आपस में बांट लीजिए। उसका बीज तैयार हो जाएगा, वो बीज फ्री का हो जाएगा आपके लिए। उससे जो अधिकतम और एक्स्ट्रा बीज होगा वो आप बेच सकते हैं। ये तो हुई सतावर। एक फसल है सर्पगंधा, ये 2 साल की है, ये भी जड़ वाली है, इसमें सिंगल जड़ बनती है। ये फसल भी उसी समय लगेगी, इसमें करीबन 6 किलो बीज लगेगा। बीज महंगा है, ये बीज आपको करीबन पिछले साल रेट जो अभी 6,000 रुपए में बंद हुआ है शायद, तो बीज 36,000 रुपए का पड़ जाता है। लेकिन इसमें उबालना, छीलना, सुखाने वाला कोई खर्चा नहीं है। ये 2 साल बाद खोदिए, मिट्टी साफ करिए, बड़ी जड़ हो गई जो टुकड़े काट के और सुखा के बेच दीजिए। ये आपको एकड़ के अंदर कम से कम 8 कुंटल जड़ देती है, नहीं तो एवरेज 1 टन देती है। और हमारा एक वीडियो है उसके ऊपर, जिस किसान को हमने दिखाया है, उसमें बहराइच के हैं, उन्होंने 13-14 कुंटल तक निकाली है जड़। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको 8 कुंटल जड़ निकाली है, और 8 कुंटल जड़ का आज का करे 800 रुपए के आसपास प्राइस है ना, कम हो गया है। 1000-1200 का प्राइस रहता है, 800 रुपए का प्राइस है। तो 800 रुपए के हिसाब से 8 कुंटल प्राइस का 8 कुंटल जड़ का दाम कितना हो गया? 6,40,000। और उसमें से आप मोटा मोटा खर्चा, बीज का खर्च लगा के 50,000 निकाल दीजिए, तकरीबन 6 लाख के आसपास आपको ये आराम से 2 साल में देके जा रही है। ये भी एक फसल है, इसको भी ना जानवर खाएगा, ना बीमारी और कीड़ा लगेगा। कुछ जगहों पे शिकायतें आई, लेकिन वहां पर जहां पर के पौधा सही लगाया नहीं गया, क्योंकि कोई लोग पौधा भी खरीदते लगाते हैं सीधे, तो वो छोटा कटा हुआ पौधा दे दिया, पौधा चल नहीं पाया, रूट काट के दे देते हैं, क्योंकि उसकी जड़ से भी पौधा तैयार हो जाता है। तो कई बार लोग बदमाशी कर जाते हैं, पौधा देने वाले, बेचने वाले। लेकिन इरशाद भाई से लेंगे, हमसे लेंगे तो पौधा पूरा मिलेगा इंटैक्ट, नहीं तो पौधा लगाने की जरूरत, लेने की जरूरत ही नहीं। पौधा बहुत महंगा पड़ता है, फिर तो 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा पहुंच जाएगा। पौधा बेचने का भी धंधा कर सकते हैं आप, जब आपको ये खेती समझ में आ जाए तो पौधा बेचने का धंधा कर सकते हैं। एक मेरा वीडियो है, उसमें बहुत सारे फोन आए। सर्पगंधा की नर्सरी से 2,500 स्क्वायर फीट के एरिया में, 2,500 स्क्वायर फीट के एरिया में आप 3 महीने में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ नर्सरी बेच के। लेकिन उसके लिए फिर आपके पास उतने रीच होनी चाहिए मार्केट की। ये हुई लंबी अवधि की फसलें। इसी तरह से आपकी जो थी बहुवर्षीय कुछ फसलें थी। बहुवर्षीय फसलों में मैंने आपको बता रहा हूँ, जो सगंध पौधे आएंगे, ये सब जो थे ये औषधीय पौधे थे। सगंध पौधे में आपके जो सबसे ज्यादा चलता है वो लेमन ग्रास है, जिसको आप यहाँ पर शायद कुछ लोग जराकुस के नाम से जानते होंगे। जराकुस के अंदर उतना तेल का वो मात्रा नहीं होती है, और वो खुशबू नहीं आती है जो उसकी उन्नत वैरायटियां जो निकाली हैं सीमैप ने, उसमें आती है। उसका तेल का दाम इस समय गिरा हुआ है, उसको कुछ कारण है, वो फिर बढ़ेगा। लेकिन वो आपने एक बार लगा दिया तो आप 5 साल तक काट सकते हैं। उसके लिए मशीन लगानी पड़ती है, लेकिन उसके तेल की जगह उसका ड्राई चारे मशीन से उसको छोटे छोटे 1-1 इंच के घास के टुकड़े काट के भी बेच सकते हैं। वो आप वीडियो में देख लीजिएगा।
वो भी करीबन 35 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है सूखी घास। 1 एकड़ में 1 साल में तकरीबन 5 टन के आसपास वो तैयार होता है माल कच्चा, जो कि सूखा, जो आप ग्रास सुखाते हैं। तो 5 टन माल अगर आप 35 रुपए के रेट पे ही बेच देते हैं तो 1.5 लाख के ऊपर का बिक गया साल भर का। इसमें पैदावार कम है, लेकिन इसमें और रिस्क नहीं है, तो जानवर छुएगा भी नहीं। जिस फसल के बारे में कह रहा था ना कि चारे में मिला के खिलाएंगे तब भी नहीं खाएगा, वो ये है। और दूसरे सालों में ये तो आपको इतना मिलेगा, एक साल से लेकर 5 साल तक हर साल इतना मिलता रहेगा। इसका मुनाफा आपका 1 एकड़ का करीब मान के चलिए कि 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए दूसरे साल में थोड़ा बढ़ जाएगा आपका, लेकिन एक एवरेज 1.25 लाख रुपए आप साल का इससे, हाँ आवाज अगर नहीं आ रही हो तो, एक साल में 1.25 लाख रुपए आप इससे लेमन ग्रास की खेती से कमा सकते हैं। अगर आप इसका तेल निकालते हैं तो तेल की मशीन चाहिए। मेंथा वाली मशीनों में तेल की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आती, लेकिन लोग निकालते हैं, उसको भी निकाल के बेचते हैं। लेकिन अगर आप समूह में खेती कर रहे हैं या FPO बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आप मशीन भी आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन वो मशीन फिलहाल सस्ती से सस्ती जो मशीन आती है लेमन ग्रास की, वो 2.5 लाख रुपए से नीचे नहीं है। अदरवाइज अच्छी मशीन 4, 4.5, 3.5 लाख रुपए की बैठती है जाकर। तो वो आपका जो है खर्चा एक बार का है, लेकिन उसमें आप दूसरे लोगों का भी तेल निकाल कर उसको किराए पे भी चला सकते हैं खाली समय में। और वो आपका अगर आप अच्छे से करते हैं तो पहले साल में जो आपका तेल निकलेगा 3 बार कटेगी, वो हर 4 महीने पे कटेगी। एक बार लगाएंगे, हर 4 महीने पे काटिए, कभी कभी 3.5 महीने पे भी तैयार हो जाती है। तो एक साल में कम से कम 3 कटिंग मिलेंगी आपको, और कभी कभी 4 भी मिल जाती है। लेकिन तेल की पैदावार उन 3 या 4 कटिंग में मिलाकर के साल भर में आपको तकरीबन 100 किलो मिलेगी पहले साल। तो पहले साल में उसमें कल्ले कम फूटे होंगे, धान होता है ना, टिलर बनते हैं, इसी तरह से इसमें ही बनते हैं। तो दूसरे साल के बाद में पूरा डेवलप हो जाता है। तो पहले साल में अगर आपको 100 किलो तेल मिल जाता है तो ये मान के चलिए कि पहले साल अगर 100 किलो तेल आपने ले लिया, ठीक ठाक खेती कर ली, तो अगले सालों में आपको हर साल उसका 1.5 गुना तेल मिलेगा, यानी कि 150 किलो। और आज का उसका प्राइस 800 रुपए का है? अभी ऊपर आ गया, नीचे आ गया था 1000 रुपए किलो का रेट का। हालांकि 1700 रुपए तक जा चुका है इसका प्राइस, लेकिन अभी नीचे आ गया। उसका कुछ कारण है कि वो कंपनी ने सिंथेटिक इंडिया में बन गया और सिंथेटिक बिकना शुरू हो गया। वो बहुत सस्ता मिलता था, नेचुरल की डिमांड इंडिया में कम हो गई, बाहर लेकिन विदेशों में नेचुरल की डिमांड होती है। लेकिन ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा धीरे धीरे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभार होता है। बट अभी इस समय जैसे बता रहे हैं 1000 का प्राइस है, तो पहले साल में अगर 100 किलो तेल 1000 में बेचेंगे तो 1 लाख का बिकता है आपका। और पहले साल का पौध का खर्चा है, आपका लगाने का खर्चा है, खाद का खर्चा है, सिंचाई का खर्चा है, काटने के बाद तेल निकालना, ये सब मिलाएंगे तो आपका मोटा मोटा मान लीजिए कि 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो पहले साल में आपको खर्च जो मिल रहा है, इसमें कमाई जो मिल रही है 1 साल की, वो 70,000 रुपये मिल रही है, या 80,000 रुपये अधिक से अधिक मिलेगी। 70-75 हज़ार रुपये मिलेगी। दूसरे साल में वो तेल आपका हो गया 150 किलो। तो कितने का बिका 1000 के हिसाब से? 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का जो तेल बिका, अब आपका जो खर्च था, पौधे का खर्च तो खत्म हो गया जो खरीद के लगाया था, और इसमें जो कल्ले फूटे हैं, इससे कल को चाहे तो आप इसकी पौध तैयार करके और बेच सकते हैं। जो किसान लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं वो तेल तो कम पैदा कर रहे हैं, पौध तैयार करके वो साथ साथ उसका बिजनेस कर रहे हैं, अलग बेच रहे हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, थोड़ी व्यवस्था बनते, साइकिल बनते हुए समय लगता है। और 1.5 लाख रुपए आपका जो बिका, उसमें जो अब दूसरे साल का जो खर्चा है, उसमें पौध का खर्चा खत्म हो गया, जो उसकी रोपाई का खर्चा था वो खत्म हो गया। सिर्फ क्या खर्चा बचा? खाद डालने का, पानी डालने का, काटने का और तेल निकालने का। वो 12 से 15 हज़ार रुपए से अधिक नहीं आएगा। वो भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 15 मान लीजिए, फिर भी 1.5 लाख रुपए। तो वो आपका प्रॉफिट जो 70-75 लाख रुपए आ रहा था, 70-75 हज़ार रुपए आ रहा था पहले साल में, वो दूसरे से सालों में, दूसरे साल और उससे आगे के सालों में, साल भर का आपका एवरेज करीबन 1.25 लाख के ऊपर, 1.35 के आसपास बैठता है, 1,35,000 के आसपास। ये है लेमन ग्रास। इसी परिवार की एक फसल है पामारोसा ग्रास। अब वो बिल्कुल ऐसी है, वो करीबन 3 साल तक आपको तेल देती है। उसका भी तेल इसी मशीन से निकलेगा। वो साल में 2 से 3 बार कटती है। पहली कटाई उसकी थोड़ा सा लेट आती है, 5-6 महीने में उसका। अब हम जल्दी बात तो खत्म करेंगे, लोग सब चले गए उठ के। तो वो आपका, अगर ये आपको एक पहले साल में 70-75 हज़ार दे रही है, तो वो आपको पहले साल में करीबन 90 हज़ार रुपए का मुनाफा दे देगी, और दूसरे सालों में वो आपको 1.5 लाख रुपए या उससे थोड़ा सा ऊपर दे सकती है। एक फसल है सिट्रोनेला।
आज की तारीख में सिट्रोनेला और लेमन ग्रास ये इसी परिवार की, वो भी घास है, कोई जानवर नहीं खाएगा उसको, उसमें भी खुशबू वाली घास है, वो आपको उतना ही देगी मुनाफा आज की डेट में। जो लेमन ग्रास ये थोड़ा ज़्यादा दे देगी उससे, क्योंकि उसमें तेल का उत्पादन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये 2-3 तरह की फसलें हैं, ये हैं बहुवर्षीय फसलें जिनको एक बार लगा रहे हैं और आगे आप काट रहे हैं। इसी में एक औषधीय फसल है जो कि आपको लगानी है, लगा सकते हैं, वो है मंडूक पर्णी, ब्राह्मी कहते हैं लोग उसको यहाँ पर, हालांकि उसका असली नाम मंडूक पर्णी होता है। उसका भी वीडियो हमारे उस पर है, और बाराबंकी क्षेत्र में लगाने वाले बहुत, इस लखनऊ क्षेत्र में बहुत होती है वो एक बार लगा दीजिए 15 साल तक काटते रहिए, और हर 2 महीने पे काटिए उसको। उसका रेट अभी कम हो गया था, अब थोड़ा बढ़ना शुरू, 50 रुपए के आसपास है अभी, 50 के आसपास है। उसका सूखा पत्ता बिकेगा, चौड़ा चौड़ा मोटा मोटा पत्ता है, वीडियो में मिलेगी देखने को आपको भी। तो वो मंडूक पर्णी जो है आपका एक बार लगा के हर साल आप उसको हर 2 महीने काट रहे हैं, 5 कटिंग कम से कम साल भर में ले लेते हैं आप, उसकी 5 बार बेच सकते हैं। वो आपको साल भर में कम से कम 4 टन, नहीं तो 5 टन एवरेज पत्ता, सूखा पत्ता, तैयार पत्ता देती है। और अगर 50 रुपए का अगर आपको आज की तारीख में प्राइस मिल रहा है, हालांकि ये प्राइस बढ़ेगा क्योंकि ये बहुत कम हो गया था, करीबन 35 रुपए पे आ गया था, बढ़ के 50 रुपए हुआ है, ये 80 रुपए के आसपास चला जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि कम ज्यादा होता रहता है। तो 50 रुपए पे अगर प्राइस है तो 50 रुपए का मतलब ये हो गया कि एक कटिंग में अगर आपको 1000 किलो माल मिल रहा है, यानी कि 1 टन, तो 50,000 रुपए का 2 महीने में आपका माल तैयार होता है। और पूरे साल में फिर 5 कटिंग मिलेंगी तो 2.5 लाख। 2.5 लाख में आप मोटा मोटा पहले साल पौध का खर्चा आएगा, लेकिन अगर एवरेज निकालने साल का तो 50,000 रुपए से 75,000 रुपए खर्चा हो सकता है आपका, यानी कि एक साल में। और इसमें कोई जानवर, कोई खाद भी नहीं डालनी है, आप इसको बिना खाद के भी कर सकते हैं। बहुत तेज फैलता है जमीन के ऊपर, लेकिन भारी मिट्टी में होता है जिसमें पानी ठहरता हो। ये बालू में नहीं करना है, नहीं तो पानी लगाते लगाते थक जाएंगे। जिसमें पानी रुकता है, दलदली जमीन, इन सब में बहुत अच्छी होती है और बहुत तेज फैलती है। तो इसका जो आपका खर्चा है वो 70-75,000 रुपये, अधिकतम 75,000 रुपये। अब वो खर्चों को आप अपने हिसाब से सुनिश्चित कर सकते हैं अपने लेबर ऑपरेशंस को, या आप कोई मशीन, इसकी मशीन आती है, अगर वो काटने की मशीन लगा लेंगे तो वही खर्चा आपका 30-35,000 रुपये पे आ जाएगा। हाथ से काट रहे हैं तब दिक्कत है, महाराष्ट्र में मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं इसी काटने के लिए। तो ये आपको 2.5 लाख रुपए का अगर आप बेच रहे हैं और 75,000 रुपये खर्चा निकाल दे रहे हैं, तब भी आपको 2.25 लाख रुपए साल का देके जा रही है। तो ये इस तरह की लघु, मध्यम, लंबी या बहुवर्षीय जो फसलें हैं अब अवधि की, इसमें से आप अभी, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, इसमें इतना समय लग गया, इस तरह की आप बहुत सारी फसलें कर सकते हैं। तो ये जो आज का जो विषय था वो यही था कि हमें, जो उसका मिशन था आज के प्रोग्राम का, वो ये था कि हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। तो आधे लोग तो जागरूक होकर जा चुके हैं वो तो जागरूक हो गए, लेकिन अभी आपकी इच्छा जागरूक होने की अभी है, दिख रही है बाकी। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि 3, 6 और 3, 9, 10, 12 लोग हम लोग यहाँ पर हैं, कम से कम यही लोग सोचें कि हमें कुछ परिवर्तन लेके आना है। और अपने आप नहीं आएगा परिवर्तन, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा, थोड़ा सा परिहास भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, उन लोगों ने फिर वो मील के पत्थर भी साबित किए हैं। एकदम से कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए, पहले उस चीज को जांच लीजिए, परख लीजिए। आप सोचिए कि आपके पास अभी 4-5 महीने का काम सिर्फ ये है कि आप जो बताया गया है उसको पूरा आप परखें, उसका ज्ञान, उसका पूरा सर्वे करें। हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम कोई ट्रेडर हैं कि आपको हम ये बताने हैं ये लगा लो हम खरीद लेंगे। हम ये कहने आए हैं कि खड़े होइए, आंखें खोलिए, आंखें खोल के फौरन आंख मल के खड़े होकर फिर खेत में ना चले जाइए उसको लेकर के फसल को। उसका पहले अध्ययन कीजिए, समझिए, जानिए। अगर उसमें कहीं कोई आपको शंका है तो सवाल करिए। उन सवालों के आपको अगर मन मुताबिक जवाब मिल रहे हैं तभी तो आप समझेंगे, कि नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि ये घुमा रहे हैं हमको। जी दादा, उस नहीं, जरूरी नहीं है दादा आपको नुकसान उठाना पड़े, लेकिन नुकसान उठाने के लिए तैयार जरूर रहिए। नुकसान उठाने के लिए मन बना के तैयार रहिए कि उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो जरूरी नहीं है नुकसान हो, नहीं होगा। नुकसान जब उठाते हैं हम, जब हम अंधेरे में तीर मारते हैं। तुक्का लग गया तो वाह वाह, और नहीं लगा तो फिर नुकसान, तो फिर परिहास होता है। मेरे नंबर्स मेरे सारे मोबाइल, मेरे वीडियोस के अंदर मौजूद रहते हैं। अगर आप लोग उठ के चले गए, नहीं तो किसी का मोबाइल है तो आप बताइए, उसमें हम अभी वीडियो का वो डाल भी देते हैं। हाँ, तो आप लोगों को वो करवा दीजिएगा, क्योंकि 2-1 दिन के अंदर आपको खबर भिजवा देंगे
कि आपने अगर पायनियर फार्मिंग को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जो आज चर्चा हुई है इसको आपको बहुत और व्यवस्थित तरीके से देखने को मिल जाएगी उस वीडियो में। थोड़ा बहुत इसको एडिट करेंगे हम, लेकिन जो फसलें बताई हैं वो फसलों के वीडियोस हम उसमें डाल देंगे वॉइस पे, अपनी आवाज के साथ साथ, ताकि आप उनको देखें। सतावर कैसी है, कैसे उबाली जा रही है, किस तरह की जड़ होती है, सरगंधा कैसी है, कालमेघ क्या है, तुलसी कैसी है, ये सब मिल जाएगा आपको देखने को उसमें। वो आप ही लोगों के लिए हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज चले आगे और गाँवों में भी जाए, संदेश दूर तक जाए। क्योंकि हमारी जो संस्था है उसका मकसद सिर्फ किसानों के पास एक गांव में आके बात करने का, हमारा मकसद है, लिखा है ना शर्ट के ऊपर, कि भारत को हमें विश्व गुरु बनाने की राह पर जाना है, तो सबके सहयोग से होगा। तो ये काम हमारा, हम नहीं चाहते हैं कि एक गांव तक सीमित रहे, ये हर किसान तक देश के पहुंचे। वो आप लोगों के हाथ में है कि ये खाली आप वीडियो देख करके अपने तक भी ना रखें, दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचाएं। ये भी एक परोपकार है कि अच्छी चीज आप अपने भाई के साथ में साझा कर रहे हैं, छुपाइए मत उसको। तो आज का फिर प्रोग्राम आज हम लोग फिर खत्म करते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और आप लोगों से सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं हम लोग कि आप लोग खुद आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, ताकि हम लोग फिर आपको और आगे बढ़ के सहयोग कर पाएंगे। बाकी हमारी यहाँ पर जो है मंशा सिर्फ आप लोगों को सहयोग करना है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद हमारे कपड़ों पे लिखा दिखाई दे रहा है। हमारा सपना भी हमारे कपड़ों के पीछे आप लेकर देख चुके हैं। पहली बार विजिट नहीं है आपके यहाँ, आज 5वीं बार हम आपके यहाँ हैं, आगे भी आएंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, और इस उम्मीद के साथ में कि जल्दी फिर दोबारा मिलेंगे, और इसके बाद में अगली मीटिंग में कुछ और एडवांस स्टेज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने ये आज का कार्यक्रम देखा। इस कार्यक्रम के माध्यम से और वर्क संस्था के माध्यम से मैं आप सबका, ये वर्क संस्था का हमारा स्टैंडी देख रहे हैं आप, इस वर्क संस्था के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम में दी जाने वाली जानकारियों को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।